तो अब भगवान बुद्ध जीवन भर धर्म का प्रचार करते हैं और 80 वर्ष की उम्र अवस्था में बोलते हैं अपने शिष्य को कि मेरा समय आ गया है, और 483 बीसी में मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। अब 80 वर्ष में कुशीनगर डेट 483 बीसी महापरिनिर्वाण, महान परिधि, निर्वाण माने मुक्ति मोक्ष, परिधि माने सीमा, स्तूप माने होता है स्तूपा, सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप। कुशीनगर गोरखपुर में एक ज़िला पड़ता है, वहीं पे है। हम लोग भाई बहन इत्यादि में बंधे हुए हैं। अब बुद्ध भी बंधे हुए थे, तो इस महान परिधि सीमा से मतलब मृत्यु से बाद मुक्ति हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इस घटना का प्रतीक चिन्ह है स्तूप, स्तूपा। रियल अस्थियां रखी हुई हैं यहाँ। अब दो और स्तूपा प्रसिद्ध हैं। सांची का स्तूप, एमपी में जाओगे तो वहाँ एक जगह है सांची, सांची का स्तूप है। अब इसे अशोक महान ने बनवाया था और इसे एक्सटेंड करवाया था, जिसने मौर्य समाज का द एंड किया, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। अब अमरावती एपी की राजधानी 2024 से होने वाली है, आंध्र प्रदेश की में स्तूप है जिसे अमरावती का स्तूप बोलते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के शासकों ने बनवाया था। ज्ञान जन्म मृत्यु इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा। पहले गुरु अलार कलाम, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती यानी सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती, गोंडा बहराइच के पास पड़ता है। अब आप पढ़ रहे हैं तो लार गिर जाती है जब सो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप विद्वान हो जाओगे अगर पढ़ रहे हो तो। यानी आलार कलाम याद रहेगा ऐसे। बुद्ध के सेकंड गुरु थे उद्दक राम पुत्र। इनकी मुलाकात राजगिरी में हुई थी, जो आज के बिहार में है। इंडिया में बारिश जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है, तो यहाँ चलना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान बुद्ध वर्षा के 4 महीने में वर्षावास एक जगह पे रुकते थे, तो बिहार के क्षेत्र में चलना संभव नहीं हो पाता, दलदलीय हो जाता है। अब ज़्यादा वर्षावास श्रावस्ती में रुके थे। अब जहाँ ज़्यादा रुकेंगे वहीं ज़्यादा उपदेश देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया, गोंडा बहराइच में दिया। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास वैशाली में बताया था। 4 आर्य सत्य, दुख, दुखों का समुदाय, कारण, इच्छा, समाधान, अष्टांगिक मार्ग, 4 नोबल ट्रूथ्स। भगवान बुद्ध को प्रतीत सम उत्पाद मिला था। प्रतीत माने महसूस करना, सम माने समान, उत्पाद माने उसी के अनुसार प्रोडक्ट निकलना। तो आप जैसा महसूस करते हैं उसी के समानांतर आपके व्यवहार का उत्पादन होता है। आपने कॉमेडी सीन देखा तो हंसने वाला रिस्पॉन्स होगा। अब जैसे ही रोने वाला सीन हुआ तो रोने वाला उत्पन्न हो जाएगा, वो रोने वाला रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो अगर आपका प्रतीत चेंज कर दिया जाए तो उत्पाद वैसा ही हो जाएगा। कार्य कारण संबंध, किसी न किसी कार्य के पीछे संबंध होता है। अगर कारण को ख़त्म कर दें तो कार्य अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर पता चल जाए कि बुद्ध से कोई क्वेश्चन ना आएगा तो वहीं आप नहीं आएंगे क्लास में। इसी को 4 आर्य सत्य बोला गया। दुख है दुनिया में, और दुख नहीं, दुख का पूरा समुदाय है। भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है ये। अब दुख अकेला नहीं है, दुख का पूरा समुदाय है, और दुख का कारण है इच्छा। क्या व्यक्ति की इच्छा का अंत हो सकता है? क्या व्यक्ति की हर इच्छा वैसे ही हो सकती है? वैसी हो सकती है? क्या होगा? तो क्या होगा? दुख। दुख के पीछे के कारण को समाप्त करें तो दुख नहीं। समाधान क्या है? अष्टांगिक मार्ग, 8 भागों वाला मार्ग या मध्यम मार्ग बोलते हैं। किसी चीज़ की अति ना करना, मतलब जैसे अच्छा खाना तो बहुत खा लेंगे, बहुत दिक्कत। बहुत कम खाएंगे तो सर में दर्द, तो भी बहुत दिक्कत। जब एक्सट्रीमिज़म पर आ जाओगे तो दिक्कत होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला? जब वैशाली में अलार कलाम और राजगिरी में उद्दक राम से शिक्षा ले लिए तो उरुवेला चले गए। तो मित्र बोले कि खाना पीना छोड़ो और तप करो। तो मित्र झूठ थोड़े बोलते हैं, वो बैठ गए और 4-5 दिन तक तप किए और भाई साहब गिर गए बेहोश होकर।
तो ललित विस्तार में इसका है, जो बुद्ध की बायोग्राफी में लिखा भी है। 5 दिन नहीं खाए पिया, सोया नहीं तो बेहोश हो गए। इसी एरिया से जाने वाली थी उरुवेला ग्राम की मुखिया की बेटी का नाम था सुजाता, जो फूल वूल तोड़ने जा रही थी। तो उसने देखा राजकुमार सा सदृश्य वाला साधु पड़ा हुआ है। सुजाता के पास खीर था, तो खीर थोड़ा सा डाला मुंह में, तो बुद्ध ने जब देखा तो पूरा भगोना खा लिया। तो यहीं से सीखा कि मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और इस घटना को देखकर बुद्ध को ये 5 सन्यासी छोड़कर चले गए। खुद तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ऊपर से बात कर रहे हैं। तो कहाँ चले गए? अच्छा, बुद्ध को छोड़कर चले गए ऋषिपत्तन यानी सारनाथ में। और फिर बुद्ध यहीं से बोधगया में फिर ज्ञान मिला, तो फिर बोधगया से वो सारनाथ में गए। अब 80 वर्ष के होने तक वाले थे, मृत्यु होने वाली थी बुद्ध की, और बुलाया अपने शिष्य आनंद को और बोले, हमारे चलने का समय हो गया है। आनंद बोले, महाराज कहाँ चलने का समय हो गया? तो कहा है कि बोले कि मृत्यु होने वाली है। तो आनंद बोले कि महाराज चल दिए तो हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? बुद्ध बोले, अब वो हमें नहीं पता, हमारा ज्ञानवान अब नहीं दिला पाएंगे, और ज्ञान पाना है तो जो हमने आज तक उपदेश किया वही फॉलो करो, मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद बुलाई गई संगीति मीटिंग काउंसिल। अब जो लोगों को जो ज्ञान दिया था वो सब लोग आए इस मीटिंग में। तो पहली बार इसे बोला गया प्रथम बौद्ध संगति, और फर्स्ट बौद्ध काउंसिल कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहाँ पर हुई? ये राजा कौन था उस समय? राजगृह में हुई। राजा थे अजातशत्रु, जो अपने ही राजा का शत्रु। हुक्म मेरे आका, अच्छा पता नहीं। राजा की शाली को पाटली वन में, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में, और जो है कुंडल वन विहार कश्मीर का। आका यानी क्या है? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा क्या है? तीसरा है अशोक, और चौथा है कनिष्क। अब बुद्ध के सन्यासी थे, वो आसपास नहीं रहते थे, वो वन में रहते थे, क्योंकि समाज से दूर रहते थे। वो यानी वन ही था। अब समाज से दूर, अब उस वन का नाम था कुंडल वन। अब वहाँ रहने लगे। वो हो गया कि बिहार यानी कुंडल वन विहार। जैन धर्म महावीर स्वामी के वास्तविक संस्थापक नहीं मानता। जैन धर्म कहता है कि भगवान महावीर स्वामी केवल जैन धर्म को सिनर्जाइज किया है, जबकि जैन धर्म बहुत पुराना है और जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, संस्थापक नहीं। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थकर थे, वर्धमान महावीर स्वामी इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? जैन धर्म महावीर ऋषभदेव तीर्थकर 24, ग्रेट टीचर ऋषभदेव संस्थापक, पार्श्वनाथ थे 23वें, 24वें वर्धमान महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। तीर्थकर का अर्थ होता है ग्रेट टीचर। वज्र संघ वैशाली ज्ञात्रिक वंश, कुंडलग्राम सिद्धार्थ त्रिशला वर्धमान, नंदीवर्धन यशोदा प्रियदर्शना आरोग्य। फिर इसके बाद जो है दामाद जमाली। अब वज्र नामक जगह है, जहाँ पे वज्र नामक जगह है जो बिहार में है, वहाँ पे 8 कुल के लोग शासन करते थे। वज्र का नाम है वज्र संघ पड़ा, उसी में से एक वंश कुल का नाम था ज्ञात्रिक वंश। और वज्र संघ की स्थापना की थी वैशाली में, हुई थी वैशाली में। और ज्ञात्रिक वज्र संघ की राजधानी थी वैशाली में। और जो है ज्ञात्रिक वंश के लोग वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, वहाँ रहते थे। इसी वंश के एक महान राजा थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का विवाह हुआ त्रिशला से, और सिद्धार्थ और त्रिशला से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वर्धमान। यही वर्धमान दुनिया में महावीर स्वामी के नाम से फेमस हुए। रियल नेम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किस वंश के थे? महावीर स्वामी
किस संघ से संबंधित हैं, कहाँ पढ़ता है वह जी। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। अब महावीर स्वामी कुछ बड़े थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उनके छोटे बेटे नंदीवर्धन को, बड़े बेटे थे शायद, हाँ, उनके बड़े बेटे नंदीवर्धन को राजपाट मिला। तो नंदीवर्धन ने देखा कि वर्धमान बड़ा परेशान रहता है, वर्धमान की शादी करा दी। बहुत छोटी उम्र में वर्धमान की शादी हो गई यशोदा से, और बाद में यशोदा से पुत्री हुई, उसका नाम प्रियदर्शना या आरुज्या हुआ। अब पुत्री बड़ी हुई तो उसकी शादी करा दी, तो उसकी शादी का जमाली नामक व्यक्ति से हुई। तो याद करो, मालीजा, मालीजा माने जमाली। बड़े भाई का नाम महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के बेटी का नाम, महावीर स्वामी के दामाद का नाम। अब तमाम संबंध भी महावीर को रोक नहीं पा रहे थे और कहते हैं कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और घर का त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया जंगल में, और फाइनली पहुँचे अंग महा जनपद में जो त्रिजुपालिका नदी के किनारे हैं। अब महावीर की माँ का नाम त्रिशला था, और जब नदी को क्रॉस करते हैं तो अंग महा जनपद में, तो इस नदी का नाम त्रिजुपालिका था। दोनों में त्रि कॉमन है ना। महावीर की माँ का नाम त्रिशला था। कहते हैं कि त्रिजुपालिका नदी को पार किया, वहाँ पे साल वृक्ष का पेड़ दिखा जिसके नीचे बैठ के वहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कवेल मिल गया, यानी सुप्रीम नॉलेज मिल गया, जो दुनिया में कैवलिन कहलाए के नाम से जाने जाते हैं। 30 वर्ष में घर का त्याग, 12 वर्ष अंग महाजनपद त्रिजुपालिका, साल वृक्ष कैवल्य कैवलिन। साल वृक्ष को बरगद का पेड़ बैनियन वृक्ष या वट वृक्ष बोलते हैं। अब महावीर किस नाम से जाने गए, कैवलिन। अब महावीर जब निकले थे तो कपड़ा पहने थे, बट धीरे धीरे तप किए तो उन्होंने कपड़े का ध्यान नहीं दिया तो कपड़े फट गए, तो नंगे हो गए। तो अब 12 वर्ष के तक कठोर तपस्या की तो लोगों को लगा कि महान वीर हैं, तो इसलिए महावीर कहलाए। महावीर जिन निग्रंथ राजगृह जमाली पहला उपदेश गढ़ संघ ग्रुप 72 पावापुरी 468 BC त्रिरत्न 3 कीमती समय ज्ञान ध्यान आचरण। जब कहते हैं महावीर घर से निकले तो कपड़े पहने थे, बट धीरे धीरे कपड़े फट गए तो नग्न अवस्था में रहने लगे। तो कहते हैं कि जब नग्न अवस्था में रहते तो गलत नहीं, इसमें ठंडी गर्मी बारिश से दिक्कत होती है, तो इंसान को इंद्रियों को जीतना पड़ता है। अब इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, तभी तो संसार में तमाम पाप मर्डर होते हैं। अब महावीर इंद्रियों पर विजय पाने से जितेंद्रिय कहलाए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जिन। जिन से बना है जैन धर्म। जिन धर्म के पर में तमाम प्रतिबंध है, सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना, नंगे पैर चलना, टफ रिस्ट्रिक्शन है जिसे फॉलो करना आसान काम नहीं। अब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और महावीर किसी ग्रंथ में बांध पाना, किसी विचारधारा में, किसी पुस्तक में बांध पाना संभव नहीं, तो महावीर का नाम निग्रंथ है। महावीर के 5 नाम निकल कर आए, वर्धमान, कैवलिन, जिन, महावीर, निग्रंथ। अब महावीर ज्ञान प्राप्त करने के बाद अच्छा, इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था और बुद्ध में पाली में दिया गया था। अब महावीर ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिक्कत थी कि बुलाते नग्न अवस्था में रहते, तो चौराहे पर खड़े होकर लोग गलत समझने लगे कि हमको बुला रहे, भग पटक के मारेंगे। ये दिक्कत हो रही थी महावीर के साथ। हाँ, ये राजगृह में अपने दामाद जमाली के पास गए, जिसे पहला उपदेश दिया। सोसाइटी पहले कहाँ एक्सेप्ट की। अब धर्म के तेजी प्रसार के लिए गढ़ संघ ग्रुप बनाया। दुर्भाग्य की बात है, इनका पहला विरोधी भी जमाली ही था। अब जमाली महावीर से हटकर महावीर बनना चाहता था, पॉपुलर बनना चाहता था, बट पता नहीं, महावीर तो महावीर है। महावीर जो हासिल किया उसे पाना आसान काम नहीं था। अब हमारा वेश धारण कर सकते हो लेकिन अकल नहीं, हमारा वेश धारण कर सकते हो लेकिन धैर्य नहीं, हमारा वेश धारण कर सकते हो लेकिन हमारी समझ नहीं, तो यही व्यक्ति विशेष के गुण हैं। अब महावीर ने उपदेश दिया तो पूरे इंडिया में पहुंच पाना संभव नहीं था, तो तेजी प्रसार के लिए संघ बनाया। 11 गढ़ समूह बनाए थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई 72 वर्ष में, तो 11 गढ़ों में से बस एक गढ़ का अध्यक्ष बचा था, जिसका नाम था आर्य सुधर्मण जीवित थे, बाकी सभी अध्यक्षों की मृत्यु हो चुकी थी।
पावापुरी नामक जगह बिहार में पड़ता है 468 BC में। त्रिरत्न में को बताई थी, मतलब होता कि तीन कीमती पत्थर नहीं बातें, है ना। भगवान महावीर कहते हैं कि सही से ज्ञान हासिल करो, मतलब पढ़ाई करो, उसी हिसाब से डेली बार बार ध्यान करो और उसी हिसाब से व्यवहार में लाओ। तो महावीर स्वामी दोनों बोलते हैं, इंद्रियों पर विजय पाओ, जरूरी नहीं हमारी तरह योगी बन जाओ। महावीर और बुद्ध दोनों बोलते हैं। अब एक प्रिज्म पर 7 भागों में बढ़ जाती है लाइट। अब हमें केवल एक ही दिखाई देता है, बट सर बाकी नहीं है। सर है, बाकी हमारी आईसाइट देख नहीं पाती हैं। अब इस घटना के कई स्वरूप हो सकते हैं, बट हम देख नहीं पाते हैं। बस डिपेंड करता है हम किस घटना का कौन सा स्वरूप देखें हैं। ये मायने रखता है कि हम जा रहे हैं और हमारा हाथ कहीं लग गया, उनको तो लग गया कि सर ने धक्का मार दिया, लेकिन जबकि हम जा रहे थे हमारा हाथ लग गया। तो किसी भी घटना के कई स्वरूप हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी को शायदवाद बोलते हैं, मतलब शायद ये भी, शायद ये भी, शायद ये भी। इसी को सप्तभंगी मार्ग बोला गया, इसी को अनेकांतवाद मार्ग बोला गया। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से नहीं। त्रिरत्न और बौद्ध धर्म कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिपाठिक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के 2 भाग हैं, श्वेतांबर में श्वेत सफ़ेद, मतलब सफ़ेद होता है कपड़ा, मतलब कि क्या होता है, ये लोग महावीर की विचारधारा में पूरा परिवर्तन चाहते हैं। महावीर कपड़े तो नहीं पहने थे, मतलब जो है इनको लीड किया स्थूलभद्र ने, हाँ, और दिगंबर रहते हैं नग्न। महावीर स्वामी भी नग्न थे। मतलब महावीर की विचारधारा में जो है कोई परिवर्तन नहीं रहते थे। दिगंबर को लीड किया भद्रबाहु ने। दिशा को आसमान अपना वस्त्र समझ लेते हैं, दिशा को आसमान को। अच्छा, महावीर को भी मानना था कि कपड़े भी एक तरह के बंधन होते हैं, कपड़े से भी मुक्ति होनी चाहिए। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य, दिगंबर, भद्रबाहु, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, वाइट। ठीक है। जैन धर्म के उपदेश प्राकृत में दिए गए। शायदवाद या जिसे बोलते हैं अब असप्तभंगी मार्ग, अनेकवांतवाद। ठीक है। अब त्रिपिटक बुद्ध के मरने के बाद प्रथम बौद्ध संगीति में 2 किताबें लिखे गए, सूत पीटक, विनय पीटक। सूत पीटक में बाई आनंद लिखा गया, इसमें उपदेश हैं। विनय पीटक बाई उपाली, इसमें संघ के नियम हैं। अब थर्ड बौद्ध काउंसिल में अभिधम्म पीटक, इसमें बुद्ध के उपदेश को प्रश्न उत्तर के फॉर्म में कंपाइल किया गया। और बुद्ध ने किस भाषा के उपदेश में दिए? पाली में दिए, जिसे उपाली ने लिखा। हाँ, बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? पाली में, लिखा उपाली ने। ठीक है। तो विनय पीटक उपाली ने लिखा। अब बुद्ध जब जीवित थे संघ बढ़िया से चल रहा था, बट मरने के बाद प्रॉपर नियम चाहिए थे जिससे संघ आगे चल पाए। ज्ञान की प्राप्ति यानी जैन का किस महाजनपद में हुई थी? अंग महाजनपद में। जैन जन्म कई लोग 599 में मानते हैं, कई मानते हैं। विनय पीटक किसने लिखी? उपाली ने। 16 महाजनपद, महाधन जनपद। जन माने लोग, 1000 में लोहे की खोज, लकड़ी काटना आसान, जंगल प्लस खेती करना, जंगल काट कर खेती बढ़ा तो रुकना, निवास पड़ा पद। जब परमानेंटली रुके तो अब ज़मीन बढ़ाना चाहेंगे तो किसी के ज़मीन में जाएंगे तो वो नहीं चाहेगा, तो संघर्ष बढ़ेगा। जब संघर्ष होगा तो कोई जीतेगा, और अब कोई जीतेगा तो महाजनपद जीतेगा, तो महाधन जनपद को जीत रहा है तो महाजनपद हो गया। एज ऑफ महाजनपद 600 BC से। प्रतीक सिंबल उत्तर काले पालिशदार मृदभांड, यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जानकारी भगवती सूत्र, जैन टेक्स्ट, बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड महावीरा। अंगोत्तर निकाय बुद्धिज्म टेक्स्ट। अब 16 महाजनपद का प्रतीक होगा, मतलब प्रत्येक झंडे में यह कॉमन होगा। तो मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो पॉलिश किए गए थे, और किस रंग के थे? काले रंग के। अब उत्तरी भारत में बनाए गए थे तो कहा गया उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड।
अब 16 महाजनपद में के समय ही बुद्ध एंड जैन धर्म थे, तो अब उन्हीं के टेक्स्ट से सबसे ज़्यादा जानकारी मिली, क्योंकि दोनों समकालीन हैं। अब जो है हमने पढ़ा महाजनपद की मीनिंग, क्योंकि महाजनपद नाम हुआ, प्रतीक क्यों वही प्रतीक था, क्या मतलब प्रतीक का, जानकारी किस टेक्स्ट से हुई, है ना, इन्हीं से क्यों जानकारी मिली, अब कैसे याद करें। ठीक है, ए से हो गया 3, ए से हो गया A3, अंग अवंती अस्मक। ठीक है, इंग्लिश में अवंतिका भी बोलते हैं। C1, सी से चेदी, जी से हो गया गंधार, के से हो गया काशी कोसाल कुसु कुरु कम्बोज, एम से हो गया 3 मगध मत्स्य मल्ल, पी से हो गया पंचाल, एस से हो गया सुरसैनी, बी से हो गया वत्स वज्जी। अब कोड वर्ड है 31-14 AC GK MP SV, है ना। AC माने हो गया वो, GK फिर MP फिर SV, ठीक है ना। अब क्या है, 3A अंग के राजा का नाम था कर्ण, बिहार में पड़ता है, जो 2 राजधानी थी चंपा और मालिनी। एग्जाम्पल में इंग्लिश में अवंतिका बोलते हैं, अवंती को। ए से दूसरी, ए की 2 राजधानी थी उज्जैन महास्मति, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, कुछ काली जी का मंदिर है। बाहुबली या का महेश्मती और ये महेश्मती अलग है। अवंती में MP में पड़ता था, राजा है चंद्रप्रदोत। अब कैसे होगा, याद होगा, CID देखा है, उसमें बोलता कुछ तो गड़बड़ है दया, ACP प्रद्युमन, तो CP माने चंद्र प्रद्योत और प्रद्युमन माने, बस वही हो गया। यही ए है तो अवंतिका का शासक हो गया, पक्का एग्जाम में आएगा। ए से हो गया अस्मक, ये दक्षिण भारत में पड़ने वाला एकमात्र जनपद है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके राजा का नाम था पोटन। पूछा गया प्रश्न है। चेदी उड़ीसा में पड़ने वाला, राजधानी सुक्तिमती या सुक्तिमती बोलते हैं। पूछा गया प्रश्न है। जी से है गंधार। गंधार नरेश शकुनी ने बदला लेने के लिए महाभारत करवाया। इसी की सगी बहन गंधारी की शादी अंधे धृतराष्ट्र से की। गंधार की राजधानी तक्षशिला, यही एक विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला में। कंधार बोलते, जो हमारे प्लान का हाईजैक करके, ये शायद पाक में है, इसी पर एक मूवी आई थी, और चाणक्य इसी विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। के से हो गया काशी की राजधानी वाराणसी। शुरुआत में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन बाद में मगध ने काशी को अपने में मिला लिया। केतु से हो गया कोसल, यूपी में पड़ता है। 2 राजधानी श्रावस्ती साकेत, जो आज की अयोध्या है। साकेत श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। राजा का नाम प्रसेनजीत था। 3-4 राजा के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ेंगे मेनली मगध के बारे में। केथरी है, के से 3 थे। कुरु राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ। कौरव महाभारत कुरु। इंद्रप्रस्थ का दिल्ली का नाम है। ये दिल्ली किसने रखा था, तोमर राजपूतों ने। कंबोज, के से हो गया कंबोज। राजधानी का नाम है हाटक, ये पड़ता है JNK में। तो अब 3 1 1 4 हो गया। उसका उल्टा M भी है। M से 3 थे। मगध राजधानी में के 2 बिहार में पड़ता है। मगध बिहार में पड़ता है। राजधानी है राजगिरी या राजगीर भी बोलते हैं। पाटलिपुत्र कुछ समय तक वैशाली भी रही। शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, है ना, या उदयन बोलते हैं। मगध का संस्थापक बिंबिसार थे। अब अवंती, कोसाल एंड मगध इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये। बिंबिसार में बहुत बाद में आते हैं। बिंदुसार गद्दी पर बैठेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और महान अशोक के पिता हैं। M2 मत्स्य जो हो गए, राजधानी क्या है, विराटनगर, दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। और M3 हो गया मल्ल, बिहार में पड़ता है। 2 राजधानी है, पावापुरी, कुशीनगर। पावापुरी बिहार में पड़ता है, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, और जो है गोरखपुर के पास। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई, और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कहाँ पे, कुशीनगर में। ठीक।
अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो बहुत आते हैं। और जो है पी से हो गया पांचाल, यूपी में है, 2 राजधानी थे, आरछिन्न और काम्पिल्य। एस से हो गया S1, सुरसैनी, राजधानी का नाम था मथुरा। वी से हो गया वत्स, यूपी में पड़ता है, राजधानी कौशाम्बी, इसे इलाहाबाद प्रयागराज बोलते हैं। उदयन था शासक का नाम, वत्स राज उज्जैन। बट मगध का नाम उदयन था, दोनों में अंतर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, उदयन चंद्रप्रदोत अवंतिका की बेटी वासवदंता से प्रेम हो गया, तो वो पाने के दिन भर सपने देखता था। स्वप्न वासवदत्ता, ड्रीम ऑफ वासवदत्ता, बुक भी लिखी महाकवि भास ने। वज्र बिहार में पड़ता है, इस पर 8 अलग अलग वंश के लोग शासन करते थे। वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। जो याद रखना है, अवंती, कौशल, मगध, AKMVV, वत्स, वज्जी आपस में भिड़ने जा रहे हैं। 5 में केवल एक जीतेगा, मगध, और धीरे धीरे बाकी सभी पर कब्जा किया तो बना मगध साम्राज्य। समधन राज्य, अपने समान छोटे छोटे आसपास के राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लेना, सम्मिलित। तो मगध साम्राज्य बनाने में 6 डायनेस्टी का योगदान था। एग्जामिनर पूछता है मगध साम्राज्य वाला क्वेश्चन, पहला वंश कौन था? आर्यक। अंतिम वंश कण्व। और आगे से पीछे तक क्रम भी पूछता है। हसीन, माशुक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ठीक है, अगर कोई हसीन है तभी माशुक या माशुका बनेगी। कंसेप्ट भी जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी ले लो, और मगध इतने बड़े साम्राज्य कैसे बना वो जानोगे कल। इसकी समय भारत में गणतंत्र की शुरुआत हुई। लायक जनता चुनेगी, मतलब किसी न किसी तरीके से जनता चुनेगी अप्रत्यक्ष रूप से। राम गाम के कोलिये, पीपलवन के मौर्य, केशपुत्र के कलाम, सुम गिरि के भग्य, कपिल वस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, अल्पकल्प के बुली। ये कुछ प्रारंभिक गणतंत्र थे, है ना। राम गाम कोलिये, पलवन मौर्य, केशपुत्र कलाम, सुमगिरी भग्य। तो कहीं कहीं राजतंत्र था। अब शुरू होगा मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, समधन राज्य। ठीक है, अब मगध राज्य को मगध साम्राज्य में बदलने में योगदान दिया शिशुनाग, सबसे छोटा नाग। हर्यक वंश, बिंबसार, राजधानी राजगिरी, अभेद दुर्ग, हथियार, युद्ध जीतना आसान, औजार, कृषि, वैवाहिक, 503 महाकोसला, काशी, छेमा चेलना। अब हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसकी राजधानी राजगिरी बनाई। राजगिरी की इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी, वह 5 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा था और अंदर जाने का केवल एक रास्ता था। अब पहाड़ी पर चढ़ जाते तो ऊपर से पत्थर फेंका तो कचुम्बर निकल हो जाएगा, तो इसीलिए राजगिरी को अभेद दुर्ग बोलते हैं। इसीलिए राजधानी दुर्ग बनी, दुर्ग बनी। राजगिरी को अभेद दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो जिसे भेदा ना जा सके। और जो है, जब बिंबिसार ने घर सुरक्षित कर लिया तो और बढ़ाना चाहिए। तो बिहार के झारखंड में लोहा है, तो लोहा को मंगवाया और हथियार बनवाया। ठीक है, अब लोहे के धारदार हथियार से परास्त कर दोगे और खेती से इकोनॉमी मजबूत होगी और टैक्स भी मिला। तो क्या हुआ, अब आपके पास हथियार हैं, टैक्स हैं, और जो है वैवाहिक संबंध बनाए। कहते हैं कि 500 विवाह किए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। इसके 3 मुख्य विवाह है। कौशल से किया, शासक थे प्रसेनजीत, जिसका विवाह महाकोशला बहन। सबसे बड़े शत्रु से शादी, तो शत्रु दबेगा। अब जो है दहेज जो है काशी में मिला, काशी नामक महाजनपद मिला, तो टैक्स बढ़ेगा। जो मध्य कुल की कन्या क्षेमा से शादी की
तो लिच्छवी के नाम के राजा थे, नाम था चेटक। उनकी जो चिटक जाते हैं उनकी बहन का नाम था चेलना। तो उन्होंने कई सारे वैवाहिक संबंध बनाए, राज्य का विस्तार किया। ये सारे काम किए। एक जगह है अवंती एमपी में, शासक का नाम है चंद्रप्रद्युत। तो चंद्रप्रद्युत को बोलते हैं एक बार पीलिया हो गया और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो चंद्रप्रद्युत बिम्बसार का 36 का आंकड़ा था। बिम्बसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। अब बिम्बसार की कई वैश्याएं थी। एक का नाम था साल्वती जिससे पुत्र हुआ था जीवक, बट अवैध पुत्र था। तो हमें शत्रु से को बचा लेना चाहिए। अब हमें बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुई, जो बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुई। अच्छा, बट पुत्र तो पुत्र होता है, खूब पढ़ाया लिखाया, सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला में भेजा। जीवक राजवैद्य बन गए, डॉक्टर बने तो बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी परिवार में रहोगे। चंद्रप्रद्युत को ठीक कर दिया। चंद्रप्रद्युत और बिंदुसार की दोस्ती मजबूत हो गई। जो किताब में अनंत लिखा है कहानी के रूप में, हमें पढ़ कर छुट्टी पानी है, सेलेक्ट होना है और चुपचाप लिखें। अच्छा, इसी बीच में बिम्बसार का बेटा अजातशत्रु, ये बंदा अपने जात का शत्रु है। बिम्बसार का बेटा अंग महाजनपद का राजकुमार होते थे। माँ शायद चेलना या छेमा में से एक है। ये बड़े हो गए तो पिताजी से बोले सत्ता खाली कर दीजिए तो सत्ता मिलेगी मरने के बाद, तो लीजिए चाकू, और पिताजी को मार दिया। और अब आप बेटे के साथ करोगे तो वही बेटा भी आपके साथ करेगा। उदयन ने बाप को मारा। इस वंश के आगे वाले भी अपने पिता को मारकर सत्ता हासिल किए। हर एक वंश को पितृहंता वंश भी बोल के नाम से जानते हैं। उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नाग भिषक ऐसा ही है। राजतंत्र में हत्या होना स्वाभाविक है। किसी भी इतिहास के राजतंत्र को पढ़ो। अब 15 साल में शादी, 16 साल में पुत्र। जब 16 साल का पुत्र है तो शादी, और बोलोगे सत्ता खाली करो तो संघर्ष होगा, और एज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बिम्बसार को श्राविक बोलते हैं। कई सारी सेनाओं को हर श्रेणी में बांट देते हैं। अजातशत्रु को कुड़िक बोलते हैं, जिसकी एक आंख बिल्ली जैसी थी। कुड़िक माने शायद बिल्ली होगी तब। अजातशत्रु गद्दी पर बैठना तो माँ के साथ बहुत गंदा व्यवहार करता। छेलना, चेमा, महा, कोसला के साथ लायक खाने नहीं देगा तो तीनों को मायके चली गई। छेमा पिताजी को बताया। पिताजी ने कहा मगध का राजा है, हम छोटे मध्य कुल के राजा हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। अब कौशल के राजा प्रसेनजीत को बताया तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने भांजे को धमकाया कि औकात में रहो। तो अजातशत्रु ने ऐसा बहाना बनाया कि माँ ये चुरा के भागी है, तो झूठे आरोप लगाने पर काशी को दहेज में जो दिया है वापस कर दो। प्रसेनजीत ने आक्रमण किया। अजातशत्रु भी ताकतवर था। प्रसेनजीत ने कहा कि जब हारने लगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो बोले अरे हम मामा हैं, काहे का टेंशन ले रहे हो, बस चेक कर रहे थे कि तुम शासन कर पाओगे कि नहीं। और काशी जो छीन लिया उसे फिर से दहेज के रूप में दे दिया। हमारी बेटी वजीरा से शादी कर लो। इस जगह से क्वेश्चन बनते हैं। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना जब इनको मार भगाया तो भाई चेटक के पास गई, इसकी बहुत बेइज्जती की। ऐसा भाई को लिच्छवी अकेले नहीं थे, वज्र संघ के 7 और बड़े लोग खड़े थे। और अजातशत्रु ले लिया तो मामा पटक पटक के मारेगा, क्योंकि 7 लोग हैं, अगर नहीं किए तो मारेगा। तो अजातशत्रु ने बेहतरीन मंत्रियों को बुलाया दरबार में। वत्स्यकार सुनीति। वत्स्यकार ने बोला 8 में और आपको पटक के मारेंगे। और बोला अजातशत्रु खाते हमारा हम ही को बोल रहे, अब एक काम करो, तुम ही बताओगे कि हराना, और अगर नहीं हरा पाए तो तुम्हें काट डालेंगे। तो अगर उस समय जो है सबसे बड़े विद्वान थे बुद्ध। तो अब वत्स्यकार ने चिट्ठी लिखी, कहीं भी हो पूछे कि कैसे हराना है। अब मगध और बुद्ध का 36 का आंकड़ा था। पिताजी की हत्या करने के बाद अजातशत्रु की आलोचना किए, बट अब मगध बड़ा था, वहाँ भी प्रचार करना था, रिलेशन सुधारना चाहते थे। बुद्ध सोचे कि अगर बताएं कैसे हराना है वज्जी नाराज होगा, और ना बताएं तो अजातशत्रु नाराज होगा। अब गौतम बुद्ध फंस गए। अब सोचे कि क्या किया जाए। अब जब 8 लोग एक साथ हैं तो तब तक परास्त करना, जब तक साथ हैं तब तक परास्त करना सबसे मुश्किल है। अब बाकी आप समझ लें।
तो इन्हें तोड़ना होगा। ये खबर पहुंच जाती तो वज्जी अटैक कर देता और फोड़ डालना चाहते थे। ये कठिन काम था। अब वज्रकार को देशद्रोह लगाकर राज्य से निकाला। ड्रामा चल रहा था। वज्र ने बोला, हमारे पास आ जाओ, आओ दरबार में मंत्री बन जाओ। फूट डालनी शुरू की और डालते डालते 16 साल लग गए तोड़ने में। अब बोला, महाराज अब अटैक कर दो, काम हो गया है। अजातशत्रु ने अटैक किया, वज्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस युद्ध के दौरान 2 सबसे बड़े अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ, महाशिलाकंटक, रथ मूसल। जो कैंची लगी थी वो रथ के सामने, ठीक है, तो वही है रथ मूसल। महाशिलाकंटक, महा माने बड़ा, शिला माने पत्थर, कंटक माने मशीन फेंकने वाला। तो जब बड़ा पत्थर फेंका तो बाहुबली में जैसा फेंका गया था। अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया और परास्त किया। अजातशत्रु के समय बुद्ध जिंदा हैं। बुद्ध किसके समकालीन हैं? कंटेम्पररीज टू ईच अदर। बुद्ध जो हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, चंद्रप्रद्युत, वत्सराज, उदयन, चेटक। 6 महत्वपूर्ण रोग। अब इसी काल में इसी समय 483 BC में मृत्यु हो गई। मरने के बाद जिनको जिनको बात बताई थी उनकी मीटिंग बुलाई। नाम प्रथम बौद्ध संगीति, इसीलिए बोलते हैं अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। आसपास के राजा की सम्मिलित करने वाला ऐसा किया मगध के लोगों ने, तो कहा गया मगध साम्राज्य। हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। राजगिरी को हटाकर नाम पाटलिपुत्र, जिसका नाम बाद में पाटलिपुत्र, और जो यही राजधानी बनाई। फिर अनिरुद्ध, मुंद, नाग दशक माने बड़ा, तो बड़े नाग को छोटा नाग मार देगा तो शिशुनाग ने मारा। शिशु माने छोटा, नाग माने नाग, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। पाटिल पुत्र किसके नाम पे है? उदयन के नाम पे। पाटिल पुत्र किसके समय में बसा? उदयन। शिशुनाग नाग दशक का सेनापति था। मौका मिलते ही मार दिया। शिशुनाग शिव को फॉलो करने वाले थे। अब शिशुनाग जानता था कि लोग विरोध करेंगे तो मैंने राजा को मारा है। अब अपने साम्राज्य की राजधानी बदल देता हूँ। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को राजधानी बदलकर अपनी राजधानी वैशाली बनाई कुछ समय के लिए। उस समय अवंती इतना कमज़ोर हो चुका था कि मगध ने हड़प लिया। अब जो है काला शोक बैठा, जिसने काले होने का शौक था। काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। अब कहते हैं कि उस समय बौद्ध धर्म के लोग आपस में लड़ने लगे थे तो एक संगीति बुलाए। अब बुद्ध के मरने के बाद दूसरी संगीति काला शोक के समय में बुलाई गई थी वैशाली में। उसकी संगीति में बौद्ध धर्म आंतरिक रूप से 2 भागों में बट गया, स्थावर और महासंगिक। ये आंतरिक रूप से बटा था। बाद में चौथी बौद्ध संगति आते आते इतना डिवीज़न हुआ कि पूरी अब 2 बाहरी रूप से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहले आंतरिक रूप से बटा था, रथावर, स्थावर, हीनयान, महायान, दोनों में। बुद्ध के विचारों को बदलाव नहीं चाहते थे स्थावर, और जो है महासंगिक जो है महायान, दोनों में महा है। ये बुद्ध के विचारों में बदलाव लाना चाहते थे। अब महानंदिन बैठा, जिसे महापद्म नंदन जो कि नाई थे उसने छुरे से मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। महापद्म नंद नाई थे, मतलब नंद के उस समय नाई थे। तो लोगों ने, क्षत्रियों ने बहुत विरोध किया, जिसने क्षत्रियों को सबको मार डाला। इसलिए कहा जाता है सर्वक्षांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। ये काम किसने किया था? परशुराम। तो इसका नाम पड़ा था अपरो परशुराम, है ना। चारों तरफ जो मार दिया, ये धन के चारों ओर है ना, मार दिया, तो इसको बोला गया एक राट मार के एक कर दिया, है ना, चारों तरफ। तो ये लोग जैन धर्म को फॉलो करते थे, नंद लोग, और इसे महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जैन महावीर की मूर्ति उठा लाया था। अब नंद वंश ने 7 शासकों ने शासन किया, तो इसे सप्तनंद बोला गया। इसकी एक पुख्ता तो है जिसे एकदम प्रमाणित है। और महापद्म नंदन के बाद धनानंद बैठा, धन में आनंदित, मतलब खूब धन आया, आनंदित हो जाए तो जनता के ऊपर खूब टैक्स बढ़ा दिया। अब जनता में खलबली थी। इसी का फायदा चाणक्य, एक योग्य व्यक्ति, चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षित योग्य बनाकर धनानंद को मरवा दिया।
हटा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य प्रधानमंत्री बना। अब चाणक्य को 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य नाम से आया पिता का नाम महर्षि चनक था। चाणक्य से चाणक्य बना। कौटिल्य इसलिए क्योंकि ये कुटिल बुद्धि थे, काफ़ी चालाक थे। राजा राज्य की भलाई के लिए किसी की हत्या करनी पड़े तो वो भी सही है। अब साम दाम दंड भेद लगाना पड़े तो वो लगाओ। विष्णुगुप्त के बचपन का नाम था तो इसलिए विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी तो ये धन से अर्थ माने धन होता, सिद्धांत, शास्त्र माने सिद्धांत। इसमें धन के सिद्धांत नहीं, जबकि राज्य को कैसे चलाया जाए, कैसे शासन किया जाए, इस बारे में लिखा गया। इसको राजनीति बोलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अब राज्य स्टेट क्या होता है, किसी लैंड पर ज़्यादा लोग होंगे तो उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो अपने इंटरनल अफेयर्स में, एक्सटर्नल अफेयर्स में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे राज्य बोलते हैं। और क्या है वो, सोवर्निटी या संप्रभुता, इसी को बोलते हैं। इंटरनल अफेयर्स क्या है, लाइक अपने राज्य में गवर्नमेंट आंतरिक फैसले लाइक एजुकेशन, डिफेंस में कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब करने के लिए स्वतंत्र है, ये खुद डिसीजन ले सकती है। एक्सटर्नल अफेयर्स लाइक क्या है, चाइना, नेपाल, पाक के साथ कैसा व्यवहार रखना है कि नहीं रखना है, ये फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अब उसी राजनीति किताब में राज्य की डिफिनीशन आज से 2500 साल पहले बताने और राज्य चलाने के लिए 7 अंग बताए, जिसे सप्तांग बताएगा। पेपर में KVS में निकल जाएगा, बस कुछ किताब पढ़नी होंगी, थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, निकल जाएगी। जैसे बुक का नाम है परीक्षावाड़ी, हिंदी में आती है, इसमें कहानी वाइज दिया गया है, लेकिन अच्छी बुक है, भले ही मोटी है, हिंदी में आती है। अच्छा, राजा के बाद फिर अमात्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जन धन पद, फिर दुर्ग, किला या फोर्ट, फिर सेना, पुलिस या दंड, फिर पैसा, फिर कोष, फिर पड़ोसी। अब राज्य में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है, और राजा अकेले तो सब कुछ चला नहीं सकता है, जैसे PM अकेले सब काम तो कर नहीं सकते हैं। उसी के हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जो मदद करेगी। उसी तरह राज्य का दूसरा अंग अमात्य चाहिए। अमात्य का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लोग जनता कहीं अस्थायी रूप से निवास करेगी, पद वहाँ शासन करेंगे, यानी तीसरा अंग हो गया जनपद। जनता को खुद से अलग से दिखाना है तो दुर्ग, किला चाहिए। तो राज्य का 4th अंग है, ठीक है। अब सही से शासन हो तो उसके लिए सेना, पुलिस चाहिए। 5th अंग, काम को राजा अच्छे से पैसा चाहिए तो कोष में रखा जाएगा, है ना। अब 7th अंग है पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी लाइक रोल निभाता है, इम्पोर्टेंट। जैसे बात करें, पाक और चाइना हमला कर देते हैं तो भारत के GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सेना, डिफेंस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो इम्पोर्टेंट है पड़ोसी, ठीक है। अब फिर मैसेडोनिया क्या है, जो टर्की है, मतलब कि देखिए, पाक, अफ़गान, ईरान, इराक, फिर टर्की की राजधानी सीरिया। अब क्या हुआ कि टर्की की राजधानी है अंकारा, है, पता नहीं, फिर हाँ कुछ होगा। अच्छा, फिर मैसेडोनिया पड़ता है, अंग्रेजी में मैसेडोनिया बोलते हैं, हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं, ठीक है। ये यूरोप में पड़ता है। वहाँ का शासक था अलेक्जेंडर, उसने पूरी दुनिया को जीतने का एम्बिशन रखा। तो लोगों ने बोला अभी दुनिया का नक्शा नहीं बना और आप जीतने की बात कर रहे हो, तो बोले अरे नक्शा नहीं बना तो बना लेंगे, और उसने जीत भी लिया। और बोला गया कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब वो जीतते अफगानिस्तान आ गया, जीतते जीतते फिर भारत पर आक्रमण करने की बारी थी। भारत में समय था सिकंदर, जब सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था तो समय था 326 ईसा पूर्व। उस समय भारत में मगध का शासन था घनानंद, जिसके पास शायद 4.5 लाख की सेना थी। अब सिकंदर के समय
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करते ही बाउंड्री पर एक जगह तक्षशिला के शासक था अम्बी। अम्बी ने देखा, कहा कि जीत पाएंगे नहीं, तो अम्बी ने तुरंत हथियार डाल दिया। और इसी बीच कहते हैं जब सिकंदर आगे बढ़ा तो एक शासक का नाम था पोरस। पोरस दो नदियों के बीच पड़ता है, झेलम और चिनाब। और जितना एरिया JNK में शायद पड़ता है, ठीक है। जितना एरिया पड़ता है उस एरिया के राजा का नाम था पोरस, ठीक है, एरिया का नाम नहीं था। पोरस ने बोला कि अगर हिंदुस्तान में आगे बढ़ना है तो मुझसे संघर्ष करना होगा। तो आप द ग्रेट हैं, हम नहीं जानते। अगर परिणाम था सिकंदर महान और जो है पोरस के बीच संघर्ष हुआ और जिसमें पोरस हार गया। 3500 की सेना थी, लेकिन सिकंदर के 3.5 लाख की सेना थी। अब सिकंदर ने आगे बढ़ने को तो कहा, सेना ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, वापस जाएंगे। और उसके रीज़न थे, सेना ने बोला 3500 की सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ा, काफ़ी लोगों को मार दिया। अब बोले हम घनानंद पे आक्रमण करेंगे तो वो हमें हरा देंगे, अभी जब इतना संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब घनानंद से टकराए तो मारा जाना तय है, ठीक है। तो सिकंदर जाने लगा। अब उसने सेनापति सेल्यूकस निकेटस को अपना प्रतिनिधि बनाकर रोकने को कहा, ताकि कोई न कोई अधिकार करे और जो टैक्स आए उसे मैसेडोनिया में भेज दे। अब जाते जाते 330 BC में सिकंदर की मृत्यु हो गई और आक्रमण अब भारत पर होगा। और अब कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्लास नेट की वजह से चल नहीं पाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब सेल्यूकस निकेटस ने पैसा जुटा लिया और तो उसने आक्रमण किया मगध पर। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे शासक। चंद्रगुप्त मौर्य ने संघर्ष किया और युद्ध जीत गए। उन्होंने पूरा अफगान पाक वाला एरिया दे भी दिया। कहा कि हराने के बाद लेकिन अपनी बेटी हेलेना की शादी मुझसे करानी होगी। इसके कई फायदे हैं। पहले तो तक्षशिला अफगान को पाटलिपुत्र इतना दूर है, पाटलिपुत्र जो आज की पटना है, वहाँ से बैठकर कंट्रोल करना मुश्किल है, आसान काम नहीं है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। अब इसलिए दे दिया। और शादी करने से सेल्यूकस जितना जीता था वो मतलब इसलिए दे दिया। और शादी करने से सेल्यूकस निकेटस दोबारा अपनी बेटी या बहन के घर आक्रमण नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, इधर से मगध की तरफ आने नहीं देगा। अब हेलेना को पाटलिपुत्र में लाने से एक भयंकर दिक्कत हो गई। एक दूसरे के व्यक्तिगत समझ नहीं पा रहे हैं और दोनों की भाषा अलग थी। उतनी दिक्कत नहीं थी कि पति पत्नी एक दूसरे की बात ना समझ पाए, बट दिक्कत है जब वो सम्राट थे, क्योंकि छोटी सी बात भयंकर परिणाम ला सकती थी। अब यही हुआ। फ्रेंच के राजा लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी किया, तो उन्होंने फ्रेंच की लोकल लैंग्वेज ना ही मालूम थी। जब लोग भूख से मर रहे थे तो महल के सामने खड़े थे, तो कह रहे थे कि रोटी दो रोटी दो, तो रानी बोली रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। ये शब्द ने पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले आया। लोगों ने बोला ये इतनी बेवकूफ़ है, रोटी नहीं तो ब्रेड खाने का बोल रही है, इतने इनसेंसिटिव है, मारो काट डालो। दोनों को आरी से मार दिया। अब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा दोनों के शब्दों का, एक भी छोटी सी भूल बड़े भयंकर परिणाम हो सकते थे। दोनों के बीच एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दोनों की भाषाएं अच्छे से जानता हो और विद्वान भी हो, क्योंकि उसके राज दरबार में रहना था। तो सेल्यूकस निकेटस ने मेगास्थनीज को भेजा हेलेना की मदद करने के लिए, और दोनों की कही बातों को ट्रांसलेट करता था। दिन भर काम करने के बाद वो रात को पाटलिपुत्र में घूमने के लिए निकलता था। तो उसे उस समय जो सब बातें दिखी, कैसा समाज था, उसने सब कुछ एक किताब में लिखा। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका एक गाड़ी भी आती है। MI का नाम सुना है? M से हो गया मेगास्थनीज, I से हो गया इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त के समय में जो माहौल समाज जैसा था उसी के बारे में लिखा है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था और उस समय अकाल सूखा पड़ गया, हजारों लोग मारे गए। तो चंद्रगुप्त ने खुद को दोषी माना और मारने जा रहा था खुद को। ये बात भद्रबाहु को पता चली तो भागे भागे आए। कहे महाराज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप जहर खाए और बच गए तो पूरे जीवन भर दर्द होगा, और छत से कूदे तो आग से अगर बचे तो पसली टूट जाएगी।
तो जीना जीना पड़ेगा, टूटी पसली के साथ जीना पड़ेगा। भद्रबाहु ने कहा, अगर आप मरना चाहते तो मैं ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे मरोगे, आपको मुक्ति भी मिलेगी। कहें बताओ बताओ। तो अगर कहे, महाराज पहले मेरे आपके साथ दक्षिण चलना पड़ेगा। उसके दो फायदे थे। दक्षिण में प्रचार हो रहा था, अभी तक होना नहीं बाकी था, तो सम्राट को लेकर जाएंगे, प्रभाव पड़ेगा। उत्तर भारत में सूखा पड़ा था और रहने लायक जगह भी नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार किया जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ लेकर गए थे जहाँ भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की बड़ी मूर्ति लगी थी। कर्नाटक में जगह नाम है श्रवणबेलगोला। अब भद्रबाहु का दक्षिण में भारत में जैन धर्म का प्रचार बहुत योगदान है, इसीलिए दक्षिणी जैनी कहलाए। अब श्रवण से श्रवण कुमार और गोला मतलब क्या हो गया? पृथ्वी सबसे बड़ी समस्या है, धर्म और जाति। इस गोला सबसे बड़ी समस्या है, संसार में नहीं। जब आप पापा से बोलोगे इंटरकास्ट मैरिज तो दूसरे जात की है, तो पापा बोलेंगे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, नाक डुबाओ नहीं। बट बोलोगे कि वो आईपीएस है लड़की, तो बोलेगा अच्छा चलो कर लेते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में एक मेथड है, संलेखना विधि से स्लो स्टार्वेशन से मारा है ना। भद्रबाहु जी ने जैन धर्म में बहुत फिलॉसफीज है, सिद्धांत है जिसका कि अंतिम है संलेखना, शायद और गलत नहीं है। लाइक कि महावीर मानते थे कि हमारा शरीर या हर चीज़ अपनी ऊर्जा होती है, और जैसे मैंने खाना खाया तो एनर्जी मिलती है, तभी तो क्लास देने बैठा और देखा कि ऐसे एजुकेटर हैं गजब वाले, इतने लोग आते हैं, आपका टीचर से लगाव हो गया, यही बंधन है और जो आपको मोक्ष नहीं लेने देगा। तो अब आप खाना की कमी तो स्टारवेशन, तो ऊर्जा कम, क्लास करने जाएंगे नहीं तो कोई बंधन नहीं रहेगा। आप भी भूख में पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे बंधन खत्म और स्टारवेशन से मरने पर मुक्ति मिल जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने पर बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदु में छुपा है पूरा संसार। अगर यही बिंदु इतने रुपए हैं, आपके डॉलर इतने रुपए हैं, लेकिन इसी बिंदु को एक के आगे लगा दे तो पूरे बिंदु से संसार पूरा बदल जाएगा। तो बिंदुसार को अमित्र घात बोला जाता है। जो अमित्र हैं उन पर घात करने वाला, मार डालने वाला। तो चंद्रगुप्त अब जब मरे तो दक्षिण भारत में के राजाओं ने सोचा कि खुद को स्वतंत्र कर लो। तो बिंदुसार बोले कि ये अमित्र हैं, पहले तो मित्र की तरह थे, बाद में अमित्र हो गए, अब इनको छोड़ना नहीं है, घात करना है इन पर, और मार दिया। सो ऐसे ये नाम कहलाया। अब मेगास्थनीज चला गया डाइमेकस। डाई में अपने बालों को कस लो। डाइमेकस बिंदुसार के समय उसकी जगह आया। और अब बिंदुसार के समय में आजीवक विचारधारा के संत थे, वो दरबार में आया। वो दरबार में ज़्यादा आ रहे थे और प्रभावित कर रहे थे। अब मेन संत थे पिंगल दास। और आजीवक मतलब ये भाग्य में विश्वास करते थे, जो भाग्य में लिखा वही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। अब उसी समय कहते हैं कि पाक के रावलपिंडी में एक जगह है तक्षशिला, वहाँ पे विद्रोह हो गया। उसी को दमन करने के लिए बड़े पुत्र सुगिम को भेजा काबिलियत जानने के लिए, और सुगिम तक्षशिला पहुंचे तो विद्रोह का दमन करते हुए, मारते हुए वापस लौटे। वापस आते ही फिर से विद्रोह शुरू हो गया। अब छोटे बेटे अशोक को भेजते उस समय उज्जैन के राजकुमार थे, और वहां पहुंचते ही अशोक ने विद्रोह को दबाया नहीं, सबसे पहले पता किया कि क्यों हो रहा है। अब पता चला तक्षशिला के अमात्य को लोकल ऑफिसर्स भी बोलते हैं, है ना। ये लोग काफ़ी त्राही मचा रखे हैं, तो जनता में काफ़ी विद्रोह कर दिया है। तो बोलते हैं कि अशोक ने फरमान जारी किया कि अगर कोई भी जनता को थोड़ा भी परेशान किया तो उसकी चमड़ी उधेड़ डालेंगे, खौलते तेल में भून देंगे, काट डालेंगे बीच चौराहे पर। ये वही चंडा अशोक है जिसने अपने भाइयों को गद्दी के लिए मार दिया। तो ये लोगों का क्या, लोगों को तो ऐसे ही काट डालेगा। तो अब ऑफिसर्स ने फॉलो किया और दोबारा विद्रोह नहीं हुआ। तो बिंदुसार को लगा और अशोक को भी लगा कि योग्यता है ज़्यादा। अब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सुसीम गद्दी पर बैठा, बट इसके कान भर चुके थे ये कि ये योग्य है। तो अपने भाइयों शायद 10 या उससे जुड़े कुल 99 को मारा। बहुत बड़े लेवल पर संहार किया गद्दी पाने के लिए, इसीलिए 4 साल लगे गद्दी पर बैठने के लिए।
अब जब वो लड़ रहा था तो अपने भाइयों से दक्षिण में कलिंग राज ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। अशोक ने सोचा कि कलिंग को दबाएंगे तो सभी भाई मिलकर मुझे मार डालेंगे, तो पहले भाइयों को मारा, फिर गद्दी पर बैठने के बाद कलिंग को काटा। तो यही 273 बिंदुसार डेथ, 269 से 232 अशोक बैठे। अशोक के 3 चरण हैं, कामाशोक, चंडाशोक, धम्माशोक। उसके 8 साल बाद कलिंग, उड़ीसा, 13वें बृहद शिलालेख, श्रीलंका, सिंघल प्रदेश, दीपवंश, महावंश, बौद्ध। अब दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म के पुस्तक ग्रंथ हैं जिसे अशोक के जीवन के बारे में पता चलता है। ये श्रीलंका में सिंघल यानी सिंगल से याद रख सकते हैं, सिंघल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, से पुस्तक मिले हैं। इन ग्रंथों में अशोक के जीवन के 3 फेज में बताया गया है, कामाशोक, चंडाशोक, धम्माशोक। अशोक जब जवान था तो किसी राज्य में जाता था, सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी करता था, मतलब कामुक था, मतलब कामाशोक। अब अशोक के सहयोगियों ने बताया कि आप ज़्यादा योग्य हैं, तो अशोक चंडा अशोक बना और अपने सभी भाइयों को मारने लगा, मतलब अपने 99 भाइयों को मारा। 99 का मतलब बड़े लेवल पर नरसंहार किया। ये था चंडा अशोक फेज। अब कलिंग जो उड़ीसा राज्य में था, गद्दी पर बैठने के बाद 261 BC में हमला किया, क्योंकि गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो सेना ने सोचा, कलिंग ने, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं। एडी माने एनोडोमी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से। अब सबको मार कर बैठा था, सभी लोग विद्रोह किए। अब वो जानता था कि जब तक विद्रोह होगा लंबे समय तक राज नहीं कर सकते हैं। विद्रोह धीरे धीरे ख़त्म हुआ। 4 साल लगा गद्दी पाने में और स्थिति स्थिर होने में, और 8 साल लग गया। और 8 साल बाद यानी 269 - 8 बराबर 261 BC में अब स्थिति स्थिर हुई। तो अब कलिंग पर हमला करें तो ऐसा हमला करो कि सभी बच्चे, बूढ़े, औरत सभी को मार डालो। ऐसा नरसंहार किया। ऐसा नरसंहार कि 1 लाख लोगों को काट डाला, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया। इसकी जानकारी 13वें बृहद शिलालेख में मिलती है, 13वें पैराग्राफ में, जिसमें बृहद शिलालेख में मिलती है, उसमें खुद लिखवाया था। अगर अन अकेडमी की टीम, बच्चे, उनके दोस्त सब इनके विरुद्ध हो जाए तो लंबे समय तक नहीं शासन कर पाएंगे, मतलब पढ़ा नहीं पाएंगे। तो यही अब 2500 साल पहले कलिंग में 4 लाख जनसंख्या रही होगी कलिंग की, मतलब पूरा कलिंग राज्य बर्बाद किया। अशोक कहता है कि 13वें बृहद शिलालेख में मैंने इससे भी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया, मतलब बर्बाद किया राज्य को। अब बृहद शिलालेख माने, बृहद माने बड़ा, शिला माने पत्थर, लेख माने लिखावट, इंस्क्रिप्शंस। 14 पैराग्राफ थे, बहुत बड़ा शिलालेख था। अशोक की नीति थी कि शिलालेख पर लिखवाएं तो जनता पढ़ेगी और जानेगी और बात करेगी, इससे ही जनता में इसके और तेजी से अशोक के बारे में मैसेज पता चलेगा। प्राचीन काल में लोग जनता तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते थे। उस समय यूट्यूब, ट्विटर और जिससे अपना मैसेज जनता तक पहुंचाया जा सके, और ऐसा करने वाला ये पहला शासक है, इसीलिए इसे बोलते हैं शिलालेखों का जनक, फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो जेम्स प्रिंसिप 1837 में पढ़ा था, और फ्रेंथेल 1750 में, है ना। माइनर इंस्क्रिप्शन, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, बृहद स्तंभ शिलालेख जो बड़े हैं, और ये लघु शिलालेख छोटा सा बड़ा सा है। अच्छा, पत्थर स्तंभ के रूप में हो तो स्तंभ शिलालेख, है ना। अब जब पत्थर ही जैसे स्तंभ के रूप में बड़ा हो तो बृहद स्तंभ शिलालेख, और पत्थर छोटा हो, स्तंभ जब छोटा हो तो लघु स्तंभ शिलालेख। फिर इसके बाद जो है ये चारों चीज़ें जो हैं अशोक के समय में मिली। अब बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसने राजनीति में, कहा कि व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने राजनीति में हस्तक्षेप दिया, तो धीरे धीरे भारत पे कब्जा कर ली। तो जो भारत के लोग जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत पे जो है शासन करना चाहती थी, है ना। तो शासन करने के लिए
मतलब हाँ शासन करना चाहती थी, तो उसने जो है हिस्ट्री जानने की इच्छा थी, क्योंकि अगर आप किसी पे ऊपर शासन करना चाहते हैं तो उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर जानना है चंचल सर के बारे में, तो चंचल सर जो है, हाँ यही लिखा है 17, हाँ अभी आगे उसको बताएंगे। तो राजनीति में हस्तक्षेप करके भारत पर शासन कर रहे थे, है ना। अब जो है 1750 में टिफेंतलर ने अशोक के खोए हुए अभिलेख दोबारा मिल गए, तो सोचा कि पढ़ा जाए। बहुत कोशिश करने के बाद पढ़ नहीं पाए, तो क्या किया, आर्कियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एशियाई को दे दिया, है ना। एशियाई को जब दे दिया तो फिर क्या हुआ, जेम्स प्रिंसिप 1837 में सबसे पहले अशोक ने शिलालेखों अभिलेखों अभिलेखों को किसी शिलालेख पर किसी भी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा। परीक्षावाड़ी कहानी के रूप में मिलेंगे। अशोक ने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, तो सवाल उठा कि चलाया कैसे जाए। अब चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से कर्नाटक पर कब्जा किया, बचा कुचा बिंदुसार ने, और जो बचा उसे अशोक ने कर लिया। अब अगर कहीं भी विद्रोह अशांति होगी तो आसपास के एरिया भी अफेक्ट करेगा, तो धीरे धीरे और जगह भी फैलेगा, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब बाकी क्षेत्रों को भी शांत करना पड़ेगा। अब अगर सभी शांत बैठेंगे तो ही शासन सही सही नहीं तो सही नहीं चल पाएगा। सही, अच्छा सर ने कमेंट बंद करवाया क्योंकि बोलने से पूरा क्लास पर अफेक्ट होता है, क्योंकि एक के अशांत होने से पूरे एम्पायर को अफेक्ट पड़ेगा। और उसने उसके लिए धम्म की नीति अपनाई, धम्म मतलब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने का नियम बताया बाई जनता। अगर मोरल रहेंगे तो व्यक्ति शांत रहेंगे, तो धीरे धीरे समाज कामा राज्य कामा साम्राज्य शांत हो जाएगा। और धर्म हमारे लिए महत्व है, राजाओं के लिए धर्म महत्व नहीं रखता। अशोक की पॉलिसी अच्छी है, अगर ज़मीनी स्तर पर काबू लागू कर पाए तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे प्लानिंग की 4 घंटे पढ़ने की, बट पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा। तो अब जब तक लोग दिल से नहीं जुड़ेंगे तो, और बेहतर दिल से जुड़ेंगे तो ही बेहतर मानेंगे। तो उस समय 75% लोग बुद्ध थे, क्योंकि हिंदू थे बस ब्राह्मण ही था मस्त, बाकी वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय भी त्रस्त थे। बुद्ध महावीर क्षत्रिय थे जिन्होंने ब्राह्मण का विरोध किया था, है ना। तो क्षत्रियों द्वारा भी विरोध हो रहा था। तो अब 75% बुद्ध होने से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म काफ़ी पॉपुलर नहीं था। तो जैन कठिन नियमों वाला था, तो आजीवक लोग भी पॉपुलर नहीं थे, है ना। आजीवकों को थोड़ा थोड़ा वो फॉलो करने लगे थे, बिंदुसार उनके पिताजी। अब उपगुप्त के माध्यम से बौद्ध धर्म को अपनाया। अब लोग बुद्ध धर्म मध्यम मार्ग वाले थे, इसलिए पॉपुलर थे, सामान्य लोगों के साथ मैनेजेबल थे, है ना। तभी कुछ लोग नहीं मानते, बट बोले अशोक चलो, हम पापी जालिम मत मानो हमारी बात, बट देवताओं की बात तो मानो, क्योंकि देवताओं का मैं प्रिय हूँ। देवताओं ने मुझे ये काम करने को कहा है, और मैंने कर दिया, क्योंकि मैं ईश्वर का तो मैं कर दिया क्योंकि मैं ईश्वर का प्रिय हूँ। देवा नाम प्रिय, देवों का प्रिय। अगर देवताओं की बात नहीं मानते, बट अपनी बात तो मानो, क्योंकि प्रियदर्शी, प्रिय प्रिय माने प्रियदर्शी माने जनता, है ना। तो क्योंकि मैं जनता का प्रिय हूँ, मेरी बात मानो, यानी अपनी बात मनवा के रहा, है ना। देव नाम प्रिय, देव प्रिय, देवों का प्रिय, है ना। अब यानी अपनी बात मनवा के रहा। छत्तीसगढ़ के आटविक शायद ऐसा ही है, जनजातियों ने बोला कि तुम होगे देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, बट तब भी बात नहीं मानेंगे, तो सैनिकों को बुलाया, बोला कि काट डालेंगे। अब आम जनता के लोगों को लगा कि हमारे धर्म हैं, तो और दिल से जुड़ेंगे, है ना, कि हमारे धर्म के हैं ये, तो वे हमारे ही व्यक्ति हैं, हमारे दर्द को समझते हैं। उस समय तो गूगल था नहीं, तो अशोक बोलेंगे वही मानना पड़ेगा।
धम्म मतलब नैतिकता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, शांत व्यक्ति तो समाज, फिर राज्य, फिर साम्राज्य। शैव बौद्ध धर्म उपगुप्त, शैव पता नहीं क्यों लिखा है। अच्छा, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी उपाधि। अगर हमारे घर को शांत करने के लिए तो पड़ोसी को भी शांत करना पड़ेगा। जैसे बगल में शादी गाना चल रहा है ना, पिया तेरा दीवाना, तो काहे ना भटक तो छोड़ देंगे पढ़ाई, तो मन जाएगा, भटक जाएगा, है ना। तब पढ़ने बैठे थे तो अशोक ने अपने पड़ोसी को शांत करने के लिए अपने बेटे बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका, है ना, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि शांति स्थापित कर सके। अगर मानोगे ठीक, नहीं मानोगे तो समझाएंगे, नहीं समझोगे तो काट डालेंगे, है ना। हमारा राज्य में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। 200 बच्चों में से 5 ने बोलना शुरू किया तो पूरा क्लास खराब कर देगा, इसीलिए धमकाना पड़ता है कि क्लास से बाहर निकाल देंगे। अशोक ने सभी धर्म को शांत करने के लिए काम किया। अगर ये सब आपस में भिड़ जाएंगे तो अशांति लाएंगे। तो कैसे किया, अगले क्लास में देखेंगे। अब सभी धर्म को शांत करने के लिए ब्राह्मण दल, ब्राह्मण सम्मानाम, बोला कि ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। जैनी तो पूरे अहिंसक होते हैं, उन्हें छोड़ दो। आजीवक भाग्यवादी लोगों को बोलते मंगल, मोगल पुत्र कोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब ये धर्म इसलिए पॉपुलर था क्योंकि इनके पिता बिंदुसार ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, है ना, और संरक्षण देना शुरू कर दिया था। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 पहाड़ियाँ दी बनवा कर बिहार में, है ना, बिहार के बराबर पहाड़ियों में। सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपार। तो क्या है, कृष्ण के मित्र सुदामा थे और सुदामा के पास झोपड़ी थी, और जब सुदामा मिलकर चले गए तो कृष्ण ने विश्वकर्मा को भेजा और विश्व झोपड़ी बना कर दी। अब कर्ण महाभारत में ना होते तो कुछ और ही रुख होता। अब अगर चौमार मतलब चारों पढ़ लिए, है ना, तो लग जाएगा बेड़ा पार, तो यानी हो गया चौपार। ठीक है। बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। अब उसने सोचा कि बौद्ध धर्म के लोग आपस में भिड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म को शांत करने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति बुलाई। बुद्ध के मरने के बाद तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र करवाया था सम्राट अशोक ने। अशोक जाकर एज ए चीफ गेस्ट और बोले कि अगर किसी बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म को तोड़ने का प्रयास किया तो प्रेम से बुलाऊंगा, सफ़ेद कपड़ा पहनाऊंगा, सफ़ेद कपड़ा माने अंतिम यात्रा, और ऐसी जगह भेजूंगा कभी कहीं किसी से मिल नहीं पाएंगे। अब ऐसे पूरे एम्पायर में शांति स्थापित करने के लिए जो मार्ग अपनाया, कार्ल एज धम्म का मतलब मोरल लॉज को जस्ट फॉलो करना है। अब धम्म यात्रा करता मतलब जगह जाता कि जहाँ तक पहुँच नहीं पाया था वहाँ धम्म यात्रा की, है ना, वहाँ के लिए धम्म यात्रा नहीं थी, तो वहाँ शांति स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। असली में कूटनीतिक यात्रा थी। अब इसी में अशोक गए लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थल पर, और लुम्बिनी में रुमनदेई नामक जगह पर अभिलेख लिखवाया कि बुद्ध ने जन्म लिया है तो मैं टैक्स यहाँ के लोगों के लिए कम कर देता हूँ, ऐसा अभिलेख मिला है। बुद्ध के जन्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है, रुमनदेई अभिलेख से मिलता है। अब अशोक के बेटा कुणाल गद्दी पर बैठा। कुणाल में बहुत कूड़ा आदमी है, इसीलिए प्रचार कर दिया कि बौद्ध धर्म से इसको चिढ़ हो गई थी, इतना प्रचार कर दिया था अशोक ने, तो इसने छोड़कर जैन धर्म अपना लिया। और इतना खर्च कर दिया, इतना विस्तार कर दिया था कि बहुत कम पैसे बचे ने थे, तो बेटे ने मार दिया, और मारा तड़पा कर मारा, जेल में बंद करके। अब कोई भरोसा नहीं था कि आपका बेटा अच्छा राजा निकलेगा, बहुत बेकार भी निकल सकता है। ठीक है, राजा का बेटा। तो कुणाल के 2 पुत्र संप्रति एंड दशरथ, 2 बेटे थे जिसमें से दोनों अशोक के ग्रैंड सन, तो यानी पौत्र कहलाए। तो दशरथ ने एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश की उसके दादा अशोक ने जो करवाया था,
और बौद्ध धर्म को दशरथ ने अपनाया और देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधि ली और आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए पहाड़ियाँ बना कर दी। अब अशोक के बाद जो लोग आए और कमज़ोर करते चले गए और मौर्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। हाँ तो अच्छा, हाँ तो ठीक है। तो बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाएं बनवा कर भी दी थी दशरथों ने, गोफी गुफा, लोमुस की ऋषि गुफा। तो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू को ले लीजिए। लोमुस का मतलब लोमेश मतलब वेमेश चंद्र बनर्जी, जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अब जो है दोनों ने सेम किया लाइक अशोक, लेकिन बट अशोक महान कहलाया क्योंकि जो ज़रूरी था उस हिसाब से जो करना चाहिए था उस लिए अशोक ने किया था। दशरथ ने बिना परिस्थितियों को जाने बस फॉलो किया, कंडीशन नहीं समझी, इसीलिए राजा दशरथ का नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया। अब कहते हैं इतना ही कमज़ोर हो गया मौर्य साम्राज्य की बृहदत्त नामक अंतिम शासक जो है, जिसको मारकर गद्दी पर बैठा पुष्यमित्र शुंग। अब 14 बृहद शिलालेख हैं। बृहद शिलालेख में 14 पैराग्राफ लिखे थे, वो देखते हैं। पहला शिलालेख मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, वन में होते हैं पशु, तो पशु बलि की निंदा की। टू मतलब टूट गया मतलब टूट गया। वन में गए शिकार करने, तो उस पैरा में लिखा कि मनुष्य जानवर दोनों दिक्कत है, तो पशु मनुष्य और पशु की चिकित्सा करनी होगी। तो कुणाल के बाद संप्रति दशरथ पौत्र कहलाए, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी बौद्ध बृहदत्त पुष्यमित्र शुंग सेनापति। ठीक, अब देखिए तीसरा यानी थ्री स्थिर मत बैठो। राजकीय अधिकारियों को वो बोला 5 वर्ष बाद उसी जगह पे दौरे पे जाओ, ये कोई दिक्कत तो नहीं है जनता को, है ना। मतलब कहा लोग स्थिर ना बैठे। फोर मतलब फोड़ दिया। अब फोड़ोगे तो धम्म की आवाज़ निकलेगा कि मैं धम्म की घोषणा करता हूँ, धम्म को फॉलो करता हूँ, धम्म को अपनाएं आप लोग भी। 5वां फाइल मतलब कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति। पूरे समाज में जब अब नियुक्ति होगी तो फाइल ले जाओगे, है ना। तो फाइल ले जाने वालों के लिए नियुक्ति होती है। 7 माने सेवन करना। मैं फल का सेवन करता हूँ जब तक धम्म की यात्रा करूँगा। लाइक अब बाहर जाने गए तो बोलते बाहर का चीज़ मत खाओ, तो फल खाते हैं, ठीक है। अशोक धम्म यात्रा तीर्थ पर गया। 6 माने शिक्षा को कहा सभी को आत्मनियंत्रण की शिक्षा लें, है ना, मन पे कंट्रोल। वही 8 माने 8 गया, तो उनका जो अपनी तीर्थ यात्रा पे गए, है ना, तो फल भी खा रहे थे, तो उससे काम नहीं चला, तो उनका शरीर 8 गया। तो मतलब क्या है कि अभी भी धम्म यात्रा उनकी जारी है। और 9 मतलब क्या है? 9 मतलब कि नयन झुका कर चलना। मतलब जो लोग नयन झुका कर चलते हैं बोलते हैं कि आदमी बड़ा शिष्ट है, बड़ा दमदार आदमी है, बड़ा शिष्टाचार वाला आदमी है। ठीक, 9वें पैराग्राफ में बोला। ठीक, 10th में बोला टन घंटी बजी, है ना। तो घंटी बजती रहनी चाहिए। मतलब जो राजा हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहना चाहिए। मतलब आप सो रहे हैं, सोते समय भी अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहें। 11वां 11 ई लेवल का दम मतलब क्या होता है? ऐसे धम्म को एक्सप्लेन किया गया। दम माने धम्म को एक्सप्लेन किया गया। 12वां क्या है? 12 माने टावल जो है, इसका मतलब जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की, मतलब सभी के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक, बोला गया। अब 13वें में 13 तो मतलब 3rd डिग्री का 3 माने 12 साल के 17 साल के लड़कों को वो मारा। मतलब कि कलिंग के युद्ध में बच्चों औरतों समेत सबको मारा। तो हृदय परिवर्तन हुआ। पड़ोसी राजाओं का वर्णन है विदेशी। 3rd पैराग्राफ में अशोक ने अपने पड़ोसी विदेशी
लाइक श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान, मैसेडोनिया, तमाम देशों की बात की है 13वें पैराग्राफ में। बट अशोक ने अपने देशी पड़ोसी राज्यों की बात की है चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र सेकंड पैराग्राफ में। ठीक, अभी भी साउथ के राजा अभी भी कब्जे में नहीं थे, आए थे, उन्हीं की बात की है। ठीक, कलिंग युद्ध के बारे में किसी अभिलेख से पता चला, 13वें अभिलेख से। 14वां, 14th फोर्ट, किले में जाओगे तो मेरे साथ फोर्ट में आओ, धार्मिक जीवन अपनाओ। अब मेरा कलिंग के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, जैसे मैं धार्मिक जीवन बिता रहा हूँ वैसे तुम लोग भी धार्मिक जीवन बिताओ। अब बृहद शिलालेख के समय लघु शिलालेख एंड स्तंभ भी मिले हैं। तो अब बृहद शिलालेख में सेम कंटेंट लिखवा कर अलग अलग राज्यों में स्थापित कर दिया, जो हमें 10 जगहों से मिला है ना। ट्रिक जो शाम को सोए वो गधा। मौर्य साम्राज्य के किन किन शासकों ने खुद के देवानाम प्रिय प्रियदर्शी बोला था? अशोक, दशरथ। पहला अभिलेख 111 पशु बलि की निंदा है ना। दूसरा 2 टूट गया पशु बलि की निंदा। मानव और पशु की चिकित्सा यहाँ रहनी चाहिए। थिर स्थिर मत बैठो, राजकीय अधिकारियों को आदेश की हर 5 वर्ष पर दौरे पे जाएं। फोड़ दिया, फोड़ोगे तो धम्म की आवाज़ निकलेगा, तो मैं धम्म की घोषणा करता हूँ। ठीक है। और 5वां फाइल में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 6 शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7 माने फल का कारण अशोक तीर्थ पर गया। ठीक। 8 में ऐठ गया पैर है ना, तीर्थ यात्रा पर गया, मतलब तीर्थ यात्रा जारी है। 9 नयन झुकाकर शिष्टाचार फॉलो करें। ठीक। अब जो है घंटी टन 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 10 से टन 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 घंटी बजना। राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचते रहें। ये लेवल का डम यानी धम्म की व्याख्या। फिर टॉवेल मांगते है ना। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी विचारों के सम्मान की बात की गई। ठीक। और 3 डिग्री 3 कलिंग युद्ध, बच्चों औरतों समेत सबको मारा, हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, विदेशी। ठीक है। दूसरे में देसी पड़ोसी राजाओं का चोर, चेल, पांड्य, सतीपुत्र है ना। और फिर 14वें में फोर्ट में आओ, धार्मिक जीवन बिताओ। 10 प्लेस शाम को जो सोए गधा। सा से हो गया शाहबाज, गढ़ी पाक में है खरोष्ठी लिपि में। माँ से मान, सेहरा पाक में है खरोष्ठी लिपि में। को से हो गया कालसी, उत्तराखंड में ब्राह्मी लिपि में है। जो से हो गया जौगढ़, उड़ीसा भारत में, कलिंग अभिलेख यहीं से मिला। सो से हो गया सोपरा, महाराष्ट्र में ब्राह्मी लिपि में। ए से हो गया एरगुड़ी, आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी अभिलेख में। गिरनार शायद गुजरात में है ब्राह्मी लिपि में। धा से हो गया धौली, उड़ीसा भारत, कलिंग अभिलेख यहाँ से मिला। भारत के अशोक के लघु शिलालेखों का भी कई जगह से मिले, बट केवल 4-5 याद करने हैं जहाँ से शिलालेख मिले हैं। वहाँ प्रियदर्शी लिखा था। अब समझ में नहीं आ रहा था प्रियदर्शी का मतलब क्या है। जब एक जगह मास्की कर्नाटक के लघु शिलालेख में मिला, वहाँ लिखा कि प्रियदर्शी अशोक, तो वहाँ से पता चला प्रियदर्शी जहाँ भी लिखा है वो अशोक ही है। तो कोई भी शिलालेख अशोक का बौद्ध धर्म की आस्था को प्रकट करता है। तो कौन सा शिलालेख? भृगु शिलालेख लघु शिलालेख जो राजस्थान में स्थित है ना, में भी एकदम यही है। भागरू शायद वो सर बोल रहे थे। राजस्थान में मत्स्य के राजधानी विराटनगर में गया तो वहाँ भागरू में शिलालेख में बोला कि मैं मगध का राजा अशोक बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, भागरू में बोला। तो मगध का राजा है, यानी प्रमाण मिलता है कि हमें मगध का राजा अशोक ही है, मतलब हमें भागरू शिलालेख से मिलता है ना। मास्की कर्नाटक में 1915 में पहली बार जानकारी, प्रियदर्शी अशोक ही है। यू से हो गया उड़ेग गोलम, कर्नाटक में है। ने से हो गया नेतूर, है ना, कर्नाटक। जी से हो गया गुर्जर, कर्नाटक शायद है, पता नहीं, हाँ कर्नाटक ही हो। नीतू मास्को से उड़कर गुजरी, तो है ना। एम से हो गया मास्को। ने से हो गया नीतू से हो गया नेतूर, है ना। और उस उड़कर माने उड़ेग गोलम, और गुजरी माने गुर्जर। ठीक। लघु शिलालेख भागरू शिलालेख बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करता है बुद्ध का, अशोक का। ठीक है। कुछ स्तंभ शिलालेख भी मिले हैं। कौशिक का पुराना नाम इलाहाबाद है। अशोक की प्रिय पत्नी कौरवकी ने कौशाम्बी अभिलेख लिखवाया था। अब कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख कहते हैं क्योंकि अशोक के पुत्र
इसमें अशोक के पुत्र कौरवकी का एकमात्र अशोक के पुत्र जो कौरवकी का एकमात्र पुत्र तीवर है उसकी जानकारी मिलती है। अशोक के कई पुत्र हुए हैं तो अशोक के पुत्र तीवर की जानकारी कौशाम्बी अभिलेख से या रानी के अभिलेख से मिलती है ना। स्तंभ लेख कौरवकी कौशाम्बी रानी का अभिलेख महारानी कौरवकी का एकमात्र पुत्र तीवर की जानकारी मिलती है। रुमंदई अभिलेख सारनाथ लघु स्तंभ शिलालेख अशोक का कंधार स्थित शेरे कुना अभिलेख 2 भाषाओं में अरामाइक यूनानी दूसरी भाषा ठीक। सारनाथ में जो स्थित अभिलेख है लघु स्तंभ पर 4 शेर बने हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सुरक्षा बड़ी मजबूती से किया जा रहा है। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपि का इस्तेमाल हुआ है। 4 लिपि ब्राह्मी इंडिया अरामाइक खरोष्टी यूनानी पाक में बोली जाती पढ़ी जाती है अफगानिस्तान में पढ़ी जाती है। अब है ना याद करने का तरीका बैगयू है ना मतलब अशोक के अभिलेखों में कौन से 4 का बैगयू ब्राह्मी अरामाइक गरोष्ठी यूनानी ठीक है। ब्राह्मी इंडिया में बोली जाती है अरामाइक खरोष्टी पाक में और जो है यूनानी अफगानिस्तान में। भाषा कौन सी है प्राकृत है ना अशोक के अभिलेखों की तो ठीक। अब 4 देसी और 4 विदेशी मोहल्ले वालों के बारे में पढ़ते हैं बट इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे बहुत काल पढ़ने पड़ेंगे तो 8 मौर्यों के बाद आते हैं तो इन सबको मौर्योत्तर काल बोला गया जिसमें अब कहानी अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो बोला कि घर वालों की पेरेंट्स को बोला तो यूपीएससी की तैयारी करने तो बोले कि घर वालों को पढ़ाई करना शुरू किया लड़का कलेक्टर बनना चाहता है आईएएस बनना चाहता है एसपी बनना चाहता है बड़ी बात तो है ही। अब शादी का फंक्शन हुआ तो बुलाए बैठाए सबके सामने बोले कि ये है हमारा लड़का आओ बैठो पैर छुओ ये घर के बाहर नहीं निकलता है घर में बैठा रहता है। पड़ोसी को बोलने लगे कि अरे कलेक्टर बनना चाहता है खूब पढ़ाई करना चाहता खूब पढ़ाई करता है शुरू कर दो। अब घर वाले और मोहल्ले वाले इतना करना शुरू कर दिए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर गलती से भी बन गया तो हमारा काम करवा देगा। आईएएस का पेपर दिया 3 साल 3 बार लगातार प्रीलिम्स भी नहीं निकला। अब घर वाले बोले कि पड़ोसी वालों ने बोलना शुरू किया कि भटक क्या है क्या कर रहे थे रूम से भाग रूम से बैठकर क्या करते थे है ना। अब सब ने बोलना शुरू किया तो तो लगा भाई अब दिक्कत है तो फिर से ठान लिया कि इस बार निकाल देना है। अब प्रीलिम्स निकाला मेंस निकाल दिया वो भी निकाल दिया इंटरव्यू दिया वो भी निकाल दिया। घर वालों ने मोहल्ले वालों ने बोलना शुरू किया अरे हम तो जानते ही थे कि निकाल लेगा हमको पता ही था अरे हमको पता था 18 घंटे पढ़ता था। कहने का मतलब है जब आप कमज़ोर होते हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता है जब मजबूत होते हो तो सब कोई पूछता है। तो जब भी भारत की स्थिति कमज़ोर हुई मौर्य के बाद तब पड़ोसी भारत के राज्यों ने हमला किया लाइक घर वाले देसी पड़ोसी राज्य एंड मोहल्ले वाले विदेशी पड़ोसी राज्य ने। अब मौर्योत्तर काल मौर्यों के उत्तर का बाद का काल है ना 4 देसी 4 विदेशी 4 घर वाले 4 मोहल्ले वाले है ना। शुंग कर्ण सातवाहन चेदी शुंग कर्ण सातवाहन ब्राह्मण वंश के थे चेदी जैन वंश के फिर 4 विदेशी हिंद यवन शक पार्थियन कुषाण। वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा और स्थापना की शुंग वंश की और ब्राह्मण धर्म का। अब कहते हैं कि चूंकि मार कर बैठा था विद्रोह पक्का होगा और इसलिए उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बदलकर विदिशा बना ली जो कि आज के एमपी में है। पाटलिपुत्र में बैठकर विद्रोह को दबाना आसान होगा दूर बैठकर विद्रोह को दबाना। अब कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी अपने आप को राजा की उपाधि नहीं ली क्योंकि मार कर बैठा था अभी स्थिति मजबूत नहीं है और गलती से भी राजा बोल दिया तो लोग भड़क जाएंगे तुम तो सेनापति थे कैसे मार दिए। बट इनके गुरु थे पतंजलि जो योग एक्सपर्ट कहा जाता है और अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ राजा ही करवाता है मतलब ये राजा मानता था खुद को। अब वो बोलता जनता से कि मैं तो स्वामी हूँ जनता का सेवक हूँ। पतंजलि इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने महर्षि पाणिनि ने जो 250 साल पहले अष्टाध्याय लिखा था मतलब 8 भाग जिसमें संस्कृत भाषा को में व्याकरण को लिखा गया यानी संस्कृत का व्याकरण का ग्रंथ लिखा गया
इसी अष्टाध्याय को पतंजलि ने समरी लिखा, जिसका नाम था महाभाष्य, है ना। समरी थी एक तरह से सरल भाषा में लिखी थी। अब बोला जाता है कि ब्राह्मण धर्म का होते हुए भी बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था, क्योंकि एमपी में स्थित सांची स्तूप में जिसे अशोक ने बनवाया था उसी का विस्तार। बट ये सब लोग कूटनीति के लिए करते थे। जब अग्निमित्र बैठा, पुष्यमित्र शुंग के मरने के बाद जिसने कुछ खास नहीं किया, बस मालविका से प्रेम किया, इतना फेमस हो गया कि इनका प्रेम आगे गुप्त काल में महाकवि कालिदास के जो दरबारी थे, संस्कृत में महाविका अग्निमित्रम, है ना, मतलब संस्कृत में है मित्रम, माँ आखिर में है तो संस्कृत में मालविका एंड अग्निमित्र का प्रेम। ठीक, अग्निमित्र की मृत्यु के बाद काशी का पुत्र भागभद्र, है ना, काशी का पुत्र भागभद्र बैठा, और इसी समय हिंद यवन भारत में आक्रमण कर दिया। और इस समय हिंद यवन का शासक था एंटियालकीटस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को इनके पास भेजा था, भागभद्र के पास भेजा था। ये हेरोडोटस नहीं है, है ना, ये हेलियोडोरस है। देवभूति बैठा उसके बाद। देव मतलब कि देवों के देव महादेव, भूति मतलब विभूति, भूति का मतलब है अब महादेव सबसे प्रिय क्या है, वासुमित्र महादेव के, जो देवभूति को मारेंगे, है ना। अब फिर वासुदेव कर्ण वंश की यानी कृष्ण वंश की स्थापना करते हैं। कर्ण वंश में देवभूति के बाद सुशर्मा अंतिम शासक था, मतलब बड़ा शर्मीला है, मतलब हम बात नहीं करेंगे, शर्मीले होने से राजनीति थोड़ा चलती है। फिर सुशर्मा को मारकर 3 मुखों वाले सिमुख बैठे गद्दी पर। अब महान सातवाहन के ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इसके संस्थापक 3 मुखों वाले सिमुख थे। अब उनके बाद जो है महान शासक श्री सातकर्णी गद्दी पर बैठे, और कहा जाता है कि बहुत योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने विस्तार करने के बाद महाराष्ट्र के नागकुल की कन्या नागनिका से शादी कर ली, और नागनिका ने नाना घाट पुणे अभिलेख में लिखाया है कि मेरे पति यानी श्री सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया, और राजा की गद्दी पर बैठते हैं तो इसमें ब्राह्मणों को भूमि दान की, खासकर ब्राह्मणों को भूमि दान दिए, ताकि टैक्स आएगा, और नहीं आएगा तो बंजर हो जाएगी, है ना, कम से कम मिट्टी उर्वर तो रहेगी। अब उसके बाद आए हाल बैठे, जिनका हाल है बेहाल। कहा जाता है कि हाल कवि थे। इन्होंने गाथा सप्तशती पुस्तक लिखी, जो मुक्तक काव्य शैली में है। सातवाहन बेसिकली मौर्य साम्राज्य में अधिकारी हुआ करते थे। अब अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नागकुल की कन्या से विवाह किया, और प्रभुत्व और बढ़ गया। अश्वमेध रथ यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए होता है। हाल ही में गद्दी पर बैठे थे गोमती पुत्र श्री सातकर्णी। अब क्या हुआ कि ये लोग योग्य आदमी थे, पूरे दक्षिण भारत में अपना राज्य बढ़ा लिया था, और एक बार यज्ञ कर रहे थे तो माँ को बुलाए, तो बोले माँ विधवा है, अपवित्र हो जाएगा। तो बोले महाराज अपना बोरिया बिस्तर निकालिए और निकल लो यहाँ से। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, पाला है, इस योग्य बनाया, वही अशुभ हो गई, पगला गए हो क्या। तो बोले कि आज से मेरा नाम मेरे नाम से पहले मेरे माँ का नाम होगा, और नाम लिखा गोमती पुत्र श्री सातकर्णी, और मैं श्री सातकर्णी नहीं कहलाऊंगा, आज से मैं गोमती पुत्र श्री सातकर्णी कहलाऊंगा। और अपने पुत्र पुलवामी को बुलवाया, कहा, और पत्नी को बोला कि पुलवामी तुम्हारा नाम आज से पुलवामी नहीं, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी कहलाएगा। वशिष्ठी पुलवामी कहलाएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी कहलाएगा। अब जिस यज्ञ में माँ का सम्मान नहीं, उस यज्ञ को मानने से इनकार कर देते हैं हम। इसलिए कहा जाता है सातवाहन के समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान मिला, इसीलिए सातवाहन समाज को मात्र सत्तात्मक समाज बोलते हैं। अब गौतमी वल्लभ श्री, जो गौतमी श्री सातकर्णी, है ना, पापा के नाम पर है श्री सातकर्णी, ने नासिक अभिलेख में कहा है ना, गौतमी वल्लभ श्री जो शायद माँ थी, कि मेरा पुत्र
अद्वितीय ब्राह्मण है यानी उच्च कोटि का ब्राह्मण है, जो वेदों का आश्रय लेता है यानी वेदों को बड़ा सम्मान देता है, और घोड़े की 3 समुद्र, उसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हैं यानी अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, यानी इसके अलावा कोई भी संसार में पैदा नहीं हुआ। मतलब जो लोग ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे, गद्दी पर वशिष्ठी पुत्र पुलवामी एंड यज्ञ श्री सातकर्णी जो थे वो कमज़ोर शासक थे, इसलिए इन्होंने युद्ध पर फोकस नहीं किया, क्योंकि अब व्यापार समुद्र के रास्ते हो सकता है। जहाज़ बनाने सिक्कों को चलाया और सिक्के जो जारी किए उस पर जहाज़ का अंकन किया। इसी के साथ सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलोमा आ गया। पुलोमा मतलब फूलो माँ, जब माँ गुस्से से फूलती है तो मार मार कर फुला देती है। फिर सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश आया। यही वंश है जिसके शासक हुए थे भगवान श्री राम। ये विवादित है इतिहासकारों में। जहाज वाला सिक्का किसने जारी किया? सातवाहन ने। शीशे का सिक्का सबसे पहले भारत में किसने जारी किया? सातवाहन ने। भारत में सोने का सिक्का इन्होंने, सातवाहन ने जारी नहीं किया था। शुंग वंश, ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, संस्थापक पाटिलपुत्र विदुषा, राजा की उपाधि नहीं ली। गुरु पतंजलि योगस्पड़, अश्वमेघ यज्ञ राजा महर्षि पाणिनि, अष्टाध्याय 8 चैप्टर संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य समरी, MP सांची स्तूप, अशोक विस्तार, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र मालविका, प्रेम गुप्त काल, कालिदास संस्कृत मालविका, अग्निमित्रम, काशी भागभद्र, हिंद यमन शासक एंटियालकीटस, राजदूत हेलियोडोरस, विदिशा, देवभूति हत्या, वासुदेव, कर्ण वंश, वासुदेव संस्थापक, ब्राह्मण, सुशर्मा अंतिम शासक। सातवाहन बेसिकली महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में फैले थे और राजधानी 2 थी, प्रतिष्ठान अमरावती। सातवाहन ब्राह्मण धर्म, सिमुख संस्थापक श्री सातकर्णी, वास्तविक संस्थापक नागनिका, नाना घाट, पुणे अभिलेख, अश्वमेघ, राजसूय यज्ञ, ब्राह्मणों को बेसिकली भूमिदान, हाल, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, मातृसत्तात्मक, गौतमी वल्लभ श्री नासिक अभिलेख, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रय, 3 घोड़ों का पानी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञ श्री सातकर्णी, सिक्को, जहाज का अंकन। सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश आया। अब चेदी वंश के बारे में पढ़ना है। ऊपर के 3 वंश सातवाहन, शुंग, कर्ण ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। चेदी वंश जैन धर्म को पालन करता है। चेदी वंश की संस्थापना महामेघवाहन ने की। अब महान आसमान आपका वाहन जब हो जाए तो महामेघवाहन कहलाते हैं। अब उसके बाद मुख्य शासक आते हैं खारवेला, जो चेदी वंश उड़ीसा राज्य के शासक थे, है ना, यानी कलिंग। अब अपनी उपलब्धियों को हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखवाया। भारत का पहला क्या है? भार अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। पहला शब्द, हाँ, भारत का पहली बार अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है भारत शब्द का। हाथी के आकार का अभिलेख था, है ना। फिर इसके बाद देखिए, यही पाक है, हिंद यमन है, पार्थियन है, ईरान इराक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रल एशिया में रहते थे कुषाण और शक, है ना। तो कुषाणों, अब यहाँ चीन की दीवार बन गई, तो शक लोग कबीले वाले थे, तो इन्होंने हिंद यमन को हरा दिया। ठीक, तो शक लोग आ गए अब यहाँ पे, है ना, अफगानिस्तान में। फिर इसके बाद कुषाण ने पार्थियन को पहले हराया, पार्थियन को हरा के उनको भगाया, फिर इसके बाद शकों को हराया। तो सब भाग के कहाँ आएंगे? अब भाई भारत में आएंगे। और विदेशों का आक्रमण तभी होगा जब भारत वाले कमज़ोर हुए हैं, है ना। अब धीरे धीरे विदेशी आक्रमण होना शुरू हुआ। सेंट्रल एशिया में कुषाण एंड शक रहते थे। शक बेसिकली कबीले लुटेरे वाले लोग थे जो चीन में लूटपाट करते थे, हाँ। चीन वालों ने दीवार खड़ा कर दी। अब हमला करे तो करे कैसे? अब भारत में ही हम आते तो भारत की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो भारत में आ गए। अब शक कबीले वाले लोग थे, हिंद यमन अफगानिस्तान वाले एरिया में थे। इंडो ग्रीक पर आक्रमण किया। हिंद यमन वाले पाक में फिर भारत में आए। फिर कुषाण ने पार्थियन और शकों को हराया। फिर इसके बाद जो है फिर दोनों भारत में आए, है ना, हार गए। अब जो विदेशी शासक थे उन्हें भारत के लोग मलिच्छ कहते थे। तो क्या आप
का शासक मलिच्छ हो तो स्वीकार करेंगे, या कोई मलिच्छ आदमी आपको ऑर्डर दे तो क्या आप उसे करेंगे काम? तो ये बात जब पता चली तो भारत के लोगों को जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए उनकी हिस्ट्री को फॉलो करना चाहिए, है ना। लाइक वो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किए ताकि लगे कि बौद्ध उन्हीं के शासक हैं, है ना, ताकि लगे कि उन्हीं के शासक हैं। हिंद यवन ने ऐसा किया। अंग्रेज़ भारत के शासन को करने के लिए भारत के लोगों की हिस्ट्री को जानना होगा। ऐसी बात बोलोगे जिससे सामने वाला दब जाए, है ना। तो भारत या हिंदुस्तान की सीमा पर रहने वाले यवन हिंद यवन कहलाए। इन्होंने गोल्ड कॉइन सबसे पहले जारी किया, जिसकी राजधानी का नाम था, जिस पर राजा रानी का नाम लिखा था, चित्र बना था। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यवन ने। गुजरात के नाम लिखे चित्र, राजा के नाम लिखे और चित्र मिले सिक्के किसने जारी किए, है ना? हिंद यवन ने। जब जो सिक्का होता है वो हर आदमी इस्तेमाल करता है। जब पैसे का इस्तेमाल करेगा तो देखेगा कि पैसे का क्या बना है, राजा रानी का नाम चित्र बनवा कर, यही हमारा राजा है ना। तो लोगों तो पहुंचने का साधन नहीं थे उस समय ज़्यादा, लाइक यूट्यूब पर जो आज मैसेज को पत्थरों उपाधियों, लाइक यूट्यूब थे नहीं, तो राजा को मैसेज को पत्थरों उपाधियों और सिक्कों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते थे। हिंद यवन भारत में दो ग्रुप आए, है ना। एक हिंद यवन के भारत में दो ग्रुप आए, डेमेट्रियस डायनेस्टी और यूक्रेटाइडिस डायनेस्टी। डेमेट्रियस के शासक का नाम था मिलिंद और शासन कर रहे थे पाकिस्तान के सियालकोट से। यूक्रेटाइडिस वंश के शासक का नाम है एंटियालकीस। एंटियालकीस जो तक्षशिला पर शासन कर रहे थे। अब बौद्ध धर्म फॉलो करने के लिए विद्वान नागसेन बौद्ध धर्म के विद्वान को बुलाया और पूछा मिलिंद ने कि तुम्हारे बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे बौद्ध धर्म को अपना लूँ। तो मिलिंद प्रश्न पूछा तो नागसेन ने अपना उत्तर दिया। उसी पर किताब लिखी मिलिंद के प्रश्न अर्थात मिलिंद पन्हो। पन्हो पाली शब्द है जिसका अर्थ है प्रश्न होता है। प्रश्न को पाली में पन्हो बोलते हैं, ठीक है। अब बौद्ध धर्म का महान विद्वान नागसेन ने मिलिंद पन्हो को लिखा पाली भाषा में। मिलिंद ने लंबे समय तक शासन करने के लिए, क्योंकि मलिच्छ समझते थे, तो मेजॉरिटी का धर्म अपना लिया। अब बचे यूक्रेटाइडिस वंश, इसके हैं एंटियालकीटस जो भगवत धर्म यानी हिंदू धर्म को मानता है। अब जब हिंद यवनों ने मान लिया था तो पहले ही बौद्ध धर्म के लोगों को मान लिया था हिंद यवनों ने, है ना। तो कहेंगे ये कॉपी कर रहा है, तो इन्होंने भागवत धर्म को फॉलो किया और अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जहाँ शुंग वंश के शासक, है ना, राज कर रहे थे काशी पुत्र भागभद्र। क्योंकि वे लोग हिंदू धर्म को काफ़ी मानते थे, काशीपुत्र भागभद्र की राजधानी का नाम विदिशा में भेजा। विदिशा में बेसनगर में जाकर हेलियोडोरस ने काशीपुत्र भागभद्र से मुलाकात की और बताया कि आपके भागवत धर्म से बहुत प्रभावित होकर स्वीकार कर लिया है। विदिशा के बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई और स्तंभ में भागवत धर्म का बारे में लिखवाया। मतलब भागवत धर्म के बारे में पढ़ रहा था और विष्णु भगवान के बारे में पढ़ रहा था। प्रश्न आता कि भागवत धर्म के संबंधित पहला अभिलेख विदिशा के बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ। अब शक वंश के लोग आए। अब शक डायनेस्टी भी है। शक बीमारी है, आप जान दे दो तब भी दूर नहीं होती है। बहुत इम्पोर्टेंट शासक हैं रुद्रदामन। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अब बांध टूट गया, वहाँ के लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, त्राही त्राही मचा था। अब सभी लोग रुद्रदामन के पास पहुँचे, बोले महाराज बनवा दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब पैसे नहीं थे कहीं कोष में। मंत्री ने बोला टैक्स ले नहीं सकते अभी, क्योंकि जनता में वैसे ही त्राही मची। जब लोगों ने बोला कि मंत्री सुविशाख से बोला जाओ बनवाओ। तो मंत्री ने बोला अरे महाराज पैसा नहीं है। तो कहा टेंशन ना लो, जाओ बनवाओ, तुम्हारा भाई जिंदा है।
तो हमारे पास आज तक जो कमाया है रुद्रदामन ने, इस बंदे के इतना अच्छा आदमी था, उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। अब मंत्री की सहायता सुविकास से जो खर्चा आएगा हम दे देंगे, भाई अभी जिंदा है। जो अभी तक उपलब्धि हासिल की थी रुद्रदामन ने, उसे जूनागढ़ में, जो गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। जूनागढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन शक वंश। ठीक है। इतना अच्छा महान काम करने के बावजूद भी एमपी में मालवा के अज्ञात न शासक ने रुद्रदामन को परास्त कर दिया। बोला कि मैंने मलिच्छों को परास्त कर दिया। मलिच्छ लोग हुए जो तो मैं आज से विक्रमादित्य, विक्रम माने प्रतापी, महापराक्रमी, आदित्य मतलब सूर्य के समान, है ना। सूर्य, अब प्रतापी सूर्य के समान जिसने हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया। ऐसा भारत में जिस जिस व्यक्ति ने किया विक्रमादित्य कहलाए। 14 लोगों ने अभी तक किया है। 14 में 14th था हेमू, जो पानीपत का सेकंड बैटल विथ अकबर हुआ था विथ हेमू, है ना, जिसमें हेमू हार गया था, जिसे हेमचंद भी कहते थे। विक्रम से निकलकर आया विक्रम संमत 557 बीसी से। ठीक है। विक्रम संमत लाइक शक संमत, है ना। बहुत ही सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटेंट टफ है बट नाम टिपिकल है। जितना अच्छा मेमोरी में पढ़ाया, बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। लास्ट में अब देखिए, पार्थियन आए। भारत में आने वाला पहला ईसाई सेंट थॉमस। इसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पूरे विश्व में प्रचार हो रहा था। भारत में जब आया सेंट थॉमस, तो भारत में पार्थियन डायनेस्टी थी। अब इसे जाना जाता है गुजरात की तरफ से और मूव किया दक्षिण इसे जाना था गुजरात की तरफ से उत्तर की तरफ, है ना, गुजरात से, बट दक्षिण में गया जहाँ अडियार नदी है, उसी के नदी के किनारे हत्या कर दी गई। शासक था गुंडोकर्निस, कुषाण वंश का। ठीक है। पहली बार भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यवन। अब पहली बार में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। पहली बार सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? कनिष्क ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, है ना, कनिष्क ने। अब सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त काल में। गोल्ड कॉइन इसलिए जारी हो रहे हैं क्योंकि जनता पर टैक्स ज़्यादा लगता था, इसलिए जनता गरीब हो रही थी। जनता कमाती तो थी बट बहुत भाग टैक्स फॉर्म में चला जाता है। जैसे घनानंद टैक्स लेता था, जनता गरीब हो गई थी। गुप्त काल में सिक्के में मिलावट बहुत ज़्यादा थी। जनता अमीर थी बट जब शासन करते थे कोई भी बाहरी शासक, अब जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत पर शासन करते, तो उस समय भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, है ना। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी भारत की इकोनॉमी जब थी। विदेशी शासन में जनता पर कुछ लोगों ने बहुत टैक्स लगा दिया था, है ना। अब कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के बारे में बात करेंगे, है ना। गर्ल्स बोलेंगे कनिष्क के बारे में, यानी सोने ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे, नहीं लाइक शॉपिंग करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे। जब रोड है यूरोप के रोम से चाइना की तरफ, जिसे सिल्क रोड कहते हैं, जिसके थ्रू रेशम का व्यापार होता था, सेंट्रल एशिया से होकर गुजरता था। कुषाण सेंट्रल एशिया में थे, तो इस रोड पर नज़र थी कनिष्क की, और वहाँ पर अधिकार जमाने से आप या तो फिर वहाँ से टैक्स दो या तो सामान हमें बेचो, नहीं तो आगे जाने नहीं देंगे। जो दोनों तरफ से आते थे उन्हें ये मिलता था, है ना। अब जब व्यापार 3 जगह से हो गया, सेंट्रल एशिया, चाइना, रोम, टैक्स भी मिला, मनी भी बड़ी, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क सोचा पेशावर पाकिस्तान में है, फिरोजपुर में, अगर वो अपनी अच्छा फिरोजपुर यही लिखा, शायद ऐसा ही लिखा है, हाँ शायद बना दें, है ना। पाकिस्तान में अगर राजधानी बना दे तो सिल्क रोड पर भी कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पेशावर को अपनी राजधानी बना दी। जारी किया तो क्यों जारी किया? अब कनिष्क भारत में जा रहा था तो पेशावर से शकों का मुकाबला हुआ, शकों को हराया बहुत, तो शकों ने बहुत पीटा, है ना। भाग तो उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक सम्मत चलाया, है ना, और चालू किया 78 एडी में। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मार्च 1957 को अपना नेशनल कैलेंडर राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया, है ना। शक संवत जारी कर दिया, उत्तर भारत में घुस गया, और क्या है, डॉटेड लाइन अच्छा कब्जा किया, है ना। अब पूरे भारत मगध को पेशावर में बैठकर सेंट्रल कंट्रोल करना मुश्किल, इसलिए इसने अपनी राजधानी, एक और राजधानी बनाई, मथुरा।
से उत्तर भारत को कवर करता था, पेशावर से इस एरिया को कवर कर लेता था, ठीक है। तो महामेघवाहन, चेदी वंश, जैन धर्म, खारवेल, है ना, उपलब्धियां, हाथी गुम्फा अभिलेख, उड़ीसा, कलिंग, भारत शब्द का पहली बार अभिलेखीय साक्ष्य, हिंद यवन, गोल्ड कॉइन, राजा रानी चित्र एवं नाम, डेमेट्रियस वंश, मिलिंद, सियालकोट, बौद्ध धर्म, गरुड़ स्तंभ, विद्वान नागसेन, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, भागवत धर्म से संबंधित पहला अभिलेखीय साक्ष्य, यूक्रेटाइडिस वंश, एंटियाल कीटस, तक्षशिला, शक, रुद्रदामन, मालवा शासक हरा करके, विक्रमादित्य उपाधि, प्रतापी सूर्य, 57 BC सम्मत, है ना, 14th हेमचंद, सौराष्ट्र प्रांत, सुदर्शन झील, पुनर्निर्माण विदाउट एनी टैक्स, सुविशाख, है ना, जानकारी, जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत में पाए जाने वाला पहला अभिलेख, पार्थियन, गोंडो कर्निस, कुषाण, पहली बार शुद्ध सोने जारी किए, कनिष्क, है ना। तो यही है सिल्क रोड, है ना। सिल्क रोड, टैक्स बढ़ा, मनी बढ़ा, चाइना, सेंट्रल एशिया, रोम, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, है ना, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, शकों को हराया, 78 AD, मथुरा, 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय सम्मत नेशनल कैलेंडर के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। बौद्ध धर्म, कश्मीर, कुंडल वन विहार, चौथी बौद्ध संगति। अब मेजॉरिटी पर शासन करने के लिए उस मेजॉरिटी का धर्म यानी बौद्ध धर्म अपनाया और सपोर्ट करने के लिए चौथी बौद्ध संगति बुलाई। अब कुंडल वन विहार कैसे याद करें, देखो बौद्ध भिक्षुओं को लोग रहते थे सोसाइटी के बाहर यानी वन में, नाम पर था वन का कुंडल वन। जब लोग वहाँ रहते थे तो पड़ा कुंडल वन विहार। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वमेघ। चौथी बौद्ध संगति एकमात्र बौद्ध संगति जिसके उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए, तो बाकी में तो केवल अध्यक्ष ही नियुक्त हुए थे। लाइक पहली बौद्ध संगति अध्यक्ष का नाम महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम सावक मीर, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम मोगली, है ना। बौद्ध धर्म में दूसरी बौद्ध संगति में आंतरिक रूप से बटा था। इतनी दिक्कत आ गई कि फोर्थ बौद्ध संगति आते आते दो भागों में बढ़ गया, हीनयान महायान। हीनयान के लोग भगवान बुद्ध को नहीं मानते थे, भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। हीनयान के लोग भगवान के बुद्ध के उपदेशों को ही मानते थे, ठीक है, भगवान बुद्ध को उपदेशक मानते थे। बट महायान के लोग बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे। महायान के लोग मूर्ति को मानने लगे, इसलिए बुद्ध की मूर्ति बनानी चाहिए क्योंकि भगवान मानते थे। अब मूर्ति भारत में ही बननी चाहिए। मूर्ति बनाने की दो शैली, एक अंधार शैली और एक मथुरा शैली। मथुरा पड़ता है इंडिया के बीच में, तो मथुरा बनी इंडियन शैली। और जो गंधार बॉर्डर एरिया पर पड़ता है तो बॉर्डर पर दो देश रहते हैं, देसी एंड विदेशी, इंडिया एंड इंडो गीक। तो गंधार शैली में इंडो गीक और इंडियंस का दोनों का योगदान है। अब कुछ लोग बुद्ध को उपदेशक मानते थे बट कुछ लोग बुद्ध को भगवान मानते थे, जो पृथ्वी पर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आए थे। कनिष्क ने सोने के सिक्के जारी किए और उस पर बुद्ध की प्रतिमा बना दी और उसको आगे प्रमोट करने के लिए, ताकि बौद्ध धर्म को, है ना। अब कनिष्क ने एक बार चाइना पर अटैक किया था। चाइना के शासक थे पांचबाओ और हमला करने के बाद, परास्त करने के बाद कासकर, कोरतार, यारवार, है ना, शायद यारकंद है, के नाम के 3 क्षेत्रों पर अधिकार किया। अब कनिष्क ही एकमात्र शासक है जिसने चाइना पर कब्जा किया। बेसिकली लद्दाख से सटा हुआ हिस्सा है। अब गुप्त काल की तरफ चलें। गुप्त साम्राज्य एक स्थिति जिसमें छोटे छोटे पास के राज्यों को आपस में सम्मिलित कर लेते हैं। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठा। अब घटोत्कच के बारे में कहते हैं कि घटोत्कच के बाद गद्दी पर बैठा है चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। मतलब कि जो है नींव तो श्रीगुप्त ने खड़ी की, बट उसने वास्तविक संस्थापक इमारत खड़ी कर दी, उसे सही नाम दिलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। अपनी खानदान का नाम शक कैलेंडर जारी किया है। कौन सा वंश था? गुप्त कैलेंडर। अच्छा, शक कैलेंडर जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसे गुप्त संवत बोलते हैं। अच्छा, गुप्त प्रथम ने 319 AD में। अब यहाँ के एक बात और समझनी पड़ेगी, जहाँ गुप्त लिखा है मतलब गुप्ता मतलब वैश्य, मतलब व्यापार करना चाहिए इनको। अब 325 साल पहले एक नियम बना था, जिस परिवार से जमने उसी हिसाब से काम करेंगे। तो लोग बोलने लगे वैश्य हो, तुम्हें शासन करने का अधिकार नहीं। अब लोग बोलने लगे तो बोले कि किसी ऐसे क्षत्रिय व्यवसाय, सबसे योग्य क्षत्रिय व्यवसाय परिवार से शादी कर लें तो लोगों को कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि क्षत्रिय से शादी कर ली, हम क्षत्रिय हैं।
अब हाँ, अब सब योग्य क्षत्रिय खानदान था लिच्छवी, उन्हें यहाँ इंटरकास्ट मैरिज कर ली। अब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। अब ऐसे संभव हुआ, गुप्त काल के नाम चाहिए था और लिच्छवी को धन चाहिए था, दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई। अब गुप्त लिच्छवी के पिताजी मरे तो उनके यहाँ बेटा नहीं था, तो वहाँ का शासन अब गुप्त काल के लोगों के हाथों आ गया। अब वो लोग भी अपने हाथों में ले लेंगे तो कुछ और बोलेंगे तो नाम खराब होगा। तो पत्नी को कहा तुम वहाँ से शासन करो और बाद में अपना ही इनडायरेक्टली अपना ही शासन है। बंदा बहुत चालाक था, शादी करके खुद क्षत्रिय बताया, और क्योंकि ऐसी वर्ण व्यवस्था थी उसने अपने ऊपर वाले वर्ण से शादी नहीं कर सकते थे, ऐसे वर्ण में शादी कर ली। मतलब या तो मैं क्षत्रिय हूँ या तो ब्राह्मण, है ना। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोलते हैं। यहाँ खुद शासक इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है और हम मान्यता भी दे रहे हैं। स्वर्ण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोने के सिक्के जारी हुए थे। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मूर्ख बना रहे हैं। आज से 2000 साल पहले कि जो हम लोग भी कर सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्का जारी किया जिसके एक तरफ राजा का चित्र था और दूसरी तरफ रानी का चित्र था। दोनों के साथ साथ मिलाकर शासन किया, इसलिए इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का बोलते हैं। अब पूछते हैं कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने जारी किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी ने एक पुत्र हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को भी लोगों ने कहा कि वैसे हो, तुम्हें शासन करने का अधिकार नहीं, है ना। तो पिता की तरह ये हम शादी कर लें हो जाएगा, बट बोला कि रुको हम ननिहाल से तो संबंध जोड़कर बोला कि मैं लिच्छवी दोहित्र माने बेटी का बेटा नाती समुद्रगुप्त यानी मैं क्षत्रिय हूँ, है ना। समुद्रगुप्त यानी मैं क्षत्रिय हूँ मतलब शासन करने का अधिकार है। तो किसी ने क्षत्रिय साबित करने के लिए से विवाह किया, किसी ने उपाधि लेकर लिच्छवी दोहित्री के लिए, किसी ने उपाधि लेकर लिच्छवी दोहित्री ली। अब समुद्रगुप्त पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था, तो उसने क्या किया, उत्तर भारत वाले सीमा वाले भारत, है ना, उत्तर भारत और सीमा वाले भारत, ठीक, और जो है क्या है, जीतने के लिए अलग अलग पॉलिसी अपनाई जिससे जीत सकें। इसीलिए समुद्रगुप्त को अनोखा साम्राज्यवादी बोलते हैं, क्योंकि अनोखे तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया। बोलते कि ऐसे ही फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। एज ए हिस्ट्री अंग्रेज़ों ने लिखी है। तो समुद्रगुप्त को तो वो लोग पढ़े, जब वो लोग कंपेयर किए तो देखा कि नेपोलियन जैसा है, उन्होंने वैसे ही कंपेयर किए जो हमारे पास होता है। इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, क्योंकि दोनों के लिखने की शैली में काफ़ी समानता थी। जिसको बात बोलेंगे उसमें सामने वाला कमज़ोर हो, जैसे चंचल सर मैथ में पूछते हैं तो इतना कमज़ोर है फील करेंगे कि बोलना ही छोड़ देंगे। अब जैसे ये बात जाननी कि चंचल सर का क्या मजबूत है हिस्ट्री, तो क्या वीक है मैथ, तो बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, है ना। देखा कि समुद्रगुप्त नेपोलियन का कार्य करने में काफ़ी समानता थी, इसीलिए नाम दे दिया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर थे, इनकी तारीफ की है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग का प्राचीनतम नाम इलाहाबाद है। प्रशस्ति अभिलेख पत्थर के टुकड़े के लेख पर, ठीक। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ मिला, इलाहाबाद में। किस लिपि में है, चंपू लिपि में है। किसकी तारीफ की गई, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसकी तारीफ की गई, समुद्रगुप्त की। किसने तारीफ की है, हरिशेर कौन है, दरबारी कवि। हरिशेर का संबंध किससे है गुप्त काल समुद्रगुप्त से। चंपू लिपि का मतलब गद्य पद्य दोनों को मिलाकर लिखी। इसी अभिलेख में 4 लोगों ने लिखवाया, पहले महारानी कौरवकी रानी का अभिलेख, फिर समुद्रगुप्त ने, फिर जहांगीर, फिर महारानी विक्टोरिया ने। इन तमाम के अलावा समुद्रगुप्त का संगीत में इंटरेस्ट था, इसी बात की जानकारी लोगों तक पहुँचे। संगीत से संबंधित उपाधि ली, वो उपाधि है कविराज। इस बात की जानकारी जनता तक पहुँचे, इसलिए वीणा वादन के सिक्के जारी किए। राजतंत्र में राजा के अलावा सिक्के पर और कोई राजा के अलावा तो हो नहीं सकता, और यही माध्यम है अपने सिक्कों को लोगों तक पहुंचाने का, चाहे अमीर चाहे गरीब। बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। महाजनपद का ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, 16 महाजनपदों में। अस्मक किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी हिस्सा दैमाबाद, सबसे उत्तरी हिस्सा किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब
सबसे कुआं सफ़ेद कुआं किसे बोलते हैं? धौलागिरा। अरड़क का मतलब जंगल। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप। ऋग्वेद में जो बातें बोली गई उसी को आधार मानकर किस वेद में लिखा गया है? साम वेद में। भारत का नगरीकरण किसे बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण। मेगास्थनीज की किताब इंडिका। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ? तक्षशिला। तक्षशिला का विद्रोह को दबाने वाला शासक सुसीम। अशोक के अभिलेखों को कितने प्रकार की लिपियां इस्तेमाल हुई? 4 प्रकार की। बैग ब्राह्मी, अरामाइक, गरोष्ठी, यूनानी। अरामाइक और गरोष्ठी पाक है। ब्राह्मी जो है इंडियन है और यूनानी अफगान है। मुझसे नहीं पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, स्टिल दिमाग में बैठ गया, मज़ा आ गया। बुद्ध के घोड़े का नाम गंधक, सारथी का नाम चन्ना। सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए श्रावस्ती। कहाँ दिए श्रावस्ती? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी? कौशल। अब जो है समुद्रगुप्त के बाद बैठा है रामगुप्त। श्रीगुप्त महान, उसके बाद महानता बढ़ती गई, लेकिन रामगुप्त बेकार शासक, बहुत ही कमज़ोर शासक, है ना। अब कमज़ोर शासक गद्दी पर बैठेंगे तो भारत पर आक्रमण होगा, सफल होगा, है ना। आक्रमण सफल होगा तो शकों ने हमला किया, रामगुप्त को हरा दिया। बदले में ध्रुव स्वामिनी जो रामगुप्त की पत्नी थी उसे मांगा। अब दरबार के लोग, राजा रामगुप्त ने सोचा कि पूरा साम्राज्य ही बच जाएगा, तो सभी ने बोला पत्नी को दे दो। तो ऐसा इसलिए रुद्र सिंह सेकंड ने हमला करके रामगुप्त को हराया था। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त ने शकों को हराया था, उनके पिताजी ने मतलब समुद्रगुप्त ने हराया था और ज़बरदस्ती शकों की बेटियों को अपने परिवार में ब्याहने की शर्त रखी थी, जिसके कारण जो है ह्यूमिलिएशन की बात थी और इस अपमान को वो शक बदले की आग में थे और जब मौका मिला हमला किया। अब जब रुद्र सिंह थर्ड ने यही किया, लाइक पत्नी दे दो, राज्य ले जाओ, अब सब सोच रहे थे, तभी साम्राज्य में क्या है, दरबार में साम्राज्य की इज्जत होती है, पत्नी रानी, तो साम्राज्य की बेइज्जती हो गई। अब सब लोग बोल रहे थे सौंप दो। तो छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड की एंट्री होती है दरबार में, बोलता कि नहीं जाने देंगे भाभी को। हम बोला कि अगर भाभी को नहीं जाने दोगे तो रुद्र सिंह तुमको, हमको और भाभी को सबको मार देगा, है ना। तो वैसे हम सब बच जाएंगे, है ना। तो अब बोला चंद्रगुप्त मेरे पास उपाय है। रामगुप्त ने कहा ठीक है भाई, भाई को मौका देते हैं, अपना भाई है ना। तो बोला कि दरबार में लगता ज़्यादा हो गया, बोला ठीक है चलो। चंद्रगुप्त ने सेकंड ने घोषणा करवाई, हम हार मानते हैं, हार मानने वाले हैं, है ना। पत्नी का दिन आया तो भाभी को कहा कि तुम नहीं बैठोगे, हम बैठेंगे डोली में। और चंद्रगुप्त सेकंड ने रखा और जो है 500 दासियाँ थी, है ना। 500 दासियों में भी 500 वो सब दासियाँ थी, वो सैनिक थे तगड़े वाले, है ना। और जो है 6 लोग थे, कमांडर था चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। अब 6 लोग चाहिए होते हैं ना, उस समय की औरतें भैंसे होती थी, ठीक। तो वो सब सैनिक थे, है ना, 6 लोग भी। तो पहुंचते ही दरबार में ध्रुव स्वामिनी ने का पर्दा उठाया, रुद्र सिंह को मारा, मारते ही जिसने जितने थे दरबार में सबको मारा। एंड ऐसा मारा कि सबको नामो निशान ही मिटा दिया। चंद्रगुप्त सेकंड में ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। चंद्रगुप्त सेकंड ने बोला कि हम हमारी भाभी और हमारे राज्य को नहीं जाने देंगे, गारंटी। चंद्रगुप्त सिंह में बहुत बेहतरीन कमांडर था और आते ही भारत में सबसे पहले अपने भाई रामगुप्त को मारा, फिर भाभी ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लिया। अब शासनकाल में कला साहित्य तमाम क्षेत्रों का विकास हुआ। गुप्त काल में महान राइटर हुए थे विशाख दत्त, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम के ऊपर कहानी लिखी, में ऊपर वाली कहानी लिखी। देवी माने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्तम माने सेकंड, है ना। माँ माने संस्कृत में है। विशाख दत्त ने एक किताब और लिखी है मुद्रा राक्षस, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड के प्रारंभिक जीवन काल के बारे में पता चलता है। अब पूरे गुप्त काल का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त सेकंड के समय को बोला जाता है और गुप्त काल का स्वर्णकाल बोला जाता है। इसका मतलब जो है डेवलपमेंट देखने को मिला। पूरे गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के मिले थे, इसलिए जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल बोलते हैं। और चंद्रगुप्त हिंदुस्तान का शासक करता, इसने शकों को हराया था, उपाधि ली शाकाहारी, और जो है मतलब शकों को हराने वाला। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए सिंह निहंता, सिंह माने जो शेर था, शकों के झंडे में शेर था, निहंता माने हत्या करने वाला, इस प्रकार का सिक्का जारी किया। मतलब शासक ने शकों को परास्त कर दिया है। अब विक्रमादित्य की उपाधि, क्योंकि मलेच्छों को हराया। 14 शासक है हेमू, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड के समय बौद्ध धर्म को मानने वाला यात्री फाहियान आया, बौद्ध धर्म को और जानने के लिए चाइना से आया था, ठीक है ना।
बौद्ध धर्म को और जानने के लिए चाइना से आया था, स्टडी करने के लिए ह्वेनसांग आया था, जब नालंदा विश्वविद्यालय जाएगा। ठीक। अब फाहियान ने सब किताब में लिखा फूकोगी की नहीं फूकोगी, है ना। अर्थ है बौद्ध राज्य का विवरण। ठीक है। फा से हो गया फुकोकी, फा से हो गया फाहियान, या याद करने के लिए फूकोगी कि नहीं फूकोगी। सास क्या है, सास की कोकिला, है ना, सास की कोकिला मोदी हमारी बहन, यानी एंड बुआ, बुआ पति, ठीक है ना। तो फूफा, उसके पति हुए फूफा, बुआ के पति हुए फूफा यानी फाहियान, है ना, बोलेंगे हमारे बच्चे। तो सास निभाना साथ है गोपी बहू, है ना। अब चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे। एंशियन इंडिया में, अखबार में भी 9 दरबार थे मेडिवल इंडिया में। अब जो है दरबार में महाकवि कालिदास ने सरकार संस्कृत में किताब लिखी है, और शेक्सपियर कहा गया कहानी कुल तुलसीदास की। ठीक है। किताब मालविका अग्निमित्रम रघुवंशम, भगवान श्री के राम के फोरफादर की बारे में है। फिर इसके बाद जो है श्री ऋतु सिंहार, कुमार संभव, है ना, कुमार गुप्त के जीवन के कुछ अंश चंद्रगुप्त सेकंड का सन है। फिर कुमार संभव हो गया। ठीक। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम बेसिकली नाटक है। अब जब सब लोग चंद्रगुप्त सेकंड को बोले कि भाभी से क्या है शादी किया, तो विवाह अनैतिक था, क्यों कानूनी मान्यता नहीं थी। अब लॉ मिनिस्टर को बुलाकर बताया कि जो है कि लिखो कि पति मर गया है तो उसे शादी करने का अधिकार है। तो उसी को मतलब लीगल अधिकार है। ठीक है, उसी को लीगल अधिकार है।